हर शाम आती है कुछ याद लेकर, हर शाम जाती है कुछ याद देकर। आज की यह शाम है बहुत खास, आज की यह शाम है बहुत खास, जो आई है हम सभी को साथ लेकर। गुड इवनिंग, हैप्पी संडे इवनिंग टू एवरीवन। हमारे आदरणीय आमंत्रित गण, अतिथिगण और रिस्पेक्टेड गेस्ट स्पीकर्स और सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी ये वक्त आ गया है कि हम हमारे आदरणीय मेहमानों को मंच पर बुलाएं। सबसे पहले हम इनवाइट करेंगे हमारे बीके बिंदु बहन को। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें, जो बोरीवली वेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के इंचार्ज है। उन्हीं की प्रेरणा और पायस विजन से आज का यह प्रोग्राम संभव हुआ है, तो जोरदार तालियों के साथ बहन का स्वागत। नेक्स्ट वी कॉल अपॉन वेरी पॉपुलर इंडी पॉप सिंगिंग डुओ, our Garba Empresses and the most famous Pia Pia girls, Preeti ji और Pinky ji. वेलकम प्रीति जी, पिंकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नेक्स्ट वी कॉल अपॉन द स्टेज वेरी मच सॉट आफ्टर स्पीकर हु इज अ डायनामिक स्पिरिचुअलिस्ट, जिनके चेहरे से रूहानियत छलकती है, वैसे हमारे बीके श्रेया बहन। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत कीजिए। आज के हमारे चीफ गेस्ट ब्रदर राजेश पटवा जी, जो कैपिटल मार्केट एंड शेयर में स्टॉक ब्रोकर है और गोल्डन क्लब के चेयरपर्सन रहे हैं, उन्हीं का भी स्वागत कीजिए। हमारा स्टेज सुंदर सितारों से सज गया है और शोभा बढ़ा दी है इन सभी सितारों ने। तो इसके आगे मैं बिंदु बहन को कुछ चंद शब्दों में आज के विषय पर प्रकाश डालेंगे और हमें ज्ञान रत्नों से नवाजेंगे। उनसे पहले हम उनका थोड़ा परिचय लेते हैं। पीपल हु शाइन फ्रॉम विद इन डू नॉट नीड एनी स्पॉटलाइट। ये कोट के उम्दा उदाहरण है बिंदु बहन, जो बोरीवली वेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के मुख्य संचालिका है। बचपन से ही आपने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास किया है। पिछले 33 वर्षों से समर्पित रूप से यह सेवा केंद्र में विश्व कल्याण के लिए सेवा प्रदान कर रहे हैं। रूहानियत से भरे फरिश्ते, बहुत प्रेरणादायी और आध्यात्मिकता से उन्होंने अनेकों का जीवन बनाया है। She is a catalyst who stimulates all of us. So with a big round of applause, can we please welcome her? और बहन प्लीज हमें थोड़े ज्ञान रत्नों से नवाजें। ओम शांति। बहन मेरे बारे में कह रही है और मेरा दिल आप एक एक के बारे में क्या गीत गा रहा है सुनो। वैसे मैं प्रीति पिंकी बहन जैसे गीत तो नहीं गाती हूँ, लेकिन अभी आप एक एक को देख करके अंदर मन में यही आ रहा है कि ये सभा में जो भी उपस्थित हैं, ये एक एक वो उपस्थित हैं जिनको सचमुच अंदर में बहुत सीखने की लगन है, एक बेटर वर्जन बनने की लगन है। क्योंकि बारिश के दिन चल रहे हैं और संडे इवनिंग एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम में बिताना सबके बस की बात नहीं है। सो इट्स रियली अ प्लेजर टू हैव यू ऑल हियर। A very, very warm welcome to all of you. आज की इस टॉक शो का टॉपिक तो आप सबको पता है ना, लव, लाइफ एंड रिलेशनशिप्स। लाइफ एक जर्नी है, एक यात्रा है, और यात्रा में बहुत से अप्स डाउन्स तो होते हैं ना, उतार चढ़ाव तो रहते ही हैं। लेकिन अंदर में हमको होता है कि ये जर्नी हमेशा खुशहाल हम जिए, सेफ जिए। जब भी कोई
जर्नी पर जाता है, हम कहते भी है ना, हैव अ हैप्पी एंड अ सेफ जर्नी। ऐसे तो नहीं कहते ना, हैव अ हैप्पी एंड अ सेफ डेस्टिनेशन। क्या कहते हैं, जर्नी आपकी सुखद हो, खुशहाल हो। तो ये जीवन की जो लंबी यात्रा है, ये कैसे सेफ और खुशहाल हो सकती है कि जब हम इसको नियमों पर चलाएं। यात्रा पर भी जब हम रोड पर होते हैं और अगर हम नियमों का पालन करते हैं तो हम रोड पर सेफ जर्नी तय कर सकते हैं ना। ऐसे ही हम सभी स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, स्टार्स हैं, लाइट हैं और फिजिकल लाइफ की जर्नी पर हैं। आत्मा एक जर्नी पर है, पर अगर इस जर्नी के नियमों का हमें पता ही नहीं है तो कई बार वो सिंपल लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जैसे रोड पर कई बार नियमों का हम पालन नहीं करें तो उसका फिर पनिशमेंट भी भोगना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह से इस लाइफ के साथ भी है कि अगर हम नियमों का हमें पता ही नहीं है, नियमों पर हम चलते नहीं हैं, तो कई बार कुछ ऐसी गुस्ताखी हो जाती है, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हमें लगता है कि पता नहीं ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, या अंदर में ये सवाल उठता है कि ये वाली परिस्थितियां मेरे पास क्यों आ रही हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब इस टॉक शो के माध्यम से आप सबको प्राप्त होंगे। मैं समझती हूँ कि वो नियमों की जानकारी प्राप्त होगी कि जिससे ये लाइफ और सिंप्लीफाई हो सके, कॉम्प्लिकेशंस लाइफ के समाप्त हो सके। वैसे भी कई चीज़ें हमें पता भी हैं, बहुत सिंपल होती हैं। जैसे दरवाजे को चाबी से खोलना, लेकिन चाबी राइट होना बहुत ज़रूरी है ना। एक बार अगर गलत चाबी लगा दी तो फिर कितना भी उसको खोलने की कोशिश करें, डिफ़िकल्ट नहीं, इम्पॉसिबल हो जाएगा ना। बिल्कुल उसी तरह से if we have the right key, then it becomes very easy to unlock the treasures of life. और वो राइट कीज जब हम प्राप्त करते हैं, या जो जिंदगी के जर्नी के जो लॉज हैं जब वो हम जान जाते हैं, तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है, सबसे बड़ा चेंज जो हम में आता है, वो है कि हमारी लाइफ गुलामी से अधिकारी की बन जाती है। फ्रॉम विक्टिम्स वी बिकम मास्टर्स। सो दैट्स द रीजन व्हाई वी हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस टॉक शो, कि आप विक्टिम से मास्टर बन सकें, आप कॉम्प्लिकेटेड लाइफ से सिंप्लीफाई कर सकें लाइफ को, आप इस लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर सकें। खास इस लक्ष्य से आज आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया। और सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की है कि हमारे साथ वर्ल्ड रेनाउंड सिंगर्स हमारे बीच में हैं, जो जितने फेमस हैं उतने ही मैं तो कहूँगी कि हम्बल है, निर्माण है। हमारे एक बुलावे पर तुरंत उन्होंने स्वीकारा और सहज हाजिर हुए हैं, और हमारे बिहाफ पे आज वो कुछ क्वेश्चंस इस टॉक शो में पूछेंगे। कुछ जो चैलेंजेस हम सबके सामने लाइफ में आते हैं, तो उन सवालों के जवाब हम सबको देने के लिए ब्रह्मा कुमारी को रिप्रेजेंट करेंगे श्रेया बहन, जो उन सवालों के जवाब देंगे। और साथ साथ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच राजेश भाई पटवा जी भी पहुंचे हैं। तहे दिल से आपका भी और सभी आमंत्रित मेहमानों का दिल से स्वागत है। एंड वी look forward to a very insightful and an inspiring talk show. Om Shanti. कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले दीप प्रज्वलन की विधि करते हैं। दीप प्रज्वलन माना कैंडल लाइट। उसका एक और भी सिग्निफिकेंस है कि हम सिर्फ बाहर की लाइट, बाहर का प्रकाश के साथ साथ हम हमारी आंतरिक ज्योत भी जगाए। So can we have all the guests and can we do the honor of candle lighting please? सभी के हाथ में ज्योत है और हम परमात्मा की याद में 3 बार ओम शांति का उच्चारण करेंगे। ओम
शांति। ओम शांति। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। संक्षिप्त में आज के हमारे गेस्ट स्पीकर का परिचय देना चाहेंगे। वेरी मच अकम्प्लिश्ड, वेरी फेमस, बट येट सो हम्बल। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आपने छोटी आयु में ही, मैं समझती हूँ 5 या 7 वर्ष से ही अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत कर दी है। ये बॉलीवुड में भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं, फिल्म फेयर और काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में भी वो नॉमिनेटेड रह चुके हैं। सुमधुर आवाज़ से ऐसे जादुई माहौल क्रिएट करते हैं कि जो नाचना नहीं जानते वो भी झूम उठते हैं। वो उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यूएस, कनाडा, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में बहुत बहुत मात्रा में उन्होंने स्टेज शोज, कॉन्सर्ट्स और लाइव शोज किए हुए हैं। सो कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एंड वंस अगेन वी होल हार्टेडली वेलकम प्रीति जी एंड पिंकी जी। और हमारे बीके श्रेया बहन, शी इज़ अ मच सॉट आफ्टर स्पीकर, शी इज़ वेरी इवॉल्व्ड एंड पायस सोल। परमात्मा जो हमें सिखाते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, उनका परफेक्ट उदाहरण है। पिछले 15 वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज बोरिवली वेस्ट सेंटर पे समर्पित रूप से सेवा दे रहे हैं। स्पिरिचुअल सेमिनार्स, वेबिनार एंड वर्कशॉप्स के वो एक्सपर्ट है। शी इज़ फीचर्ड ऑन न्यूमरस टॉक शोज ऑन पीस ऑफ माइंड चैनल एंड यूट्यूब, फोकसिंग ऑन वैल्यू एजुकेशन, लाइफ स्किल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। आप इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएट है, गाइस तालिया। पोस्ट ग्रेजुएट इन एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी। शी हैज़ वर्कड इन फॉर एनडीटीवी एज अ वेब रिपोर्टर, जिनके चेहरे से रूहानियत झलकती है। बहुत ही इवॉल्व्ड और इंटेलेक्चुअल सोल जो आज हमारे साथ है, और उनका कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के सिंप्लीफाइड सॉल्यूशंस देने में वो जो एक्सपर्ट है, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ ब्यूटिफुल एनलाइटेंड सेशन हियर। ओवर टू यू सिस्टर्स। ओम शांति। हम लोग अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं कि आज हमें ये मौका मिला है आपसे अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके उसके सॉल्यूशंस लेने का। और मैं जानती हूँ ये चीज़ हम सबकी डे टू डे लाइफ में होता है, तो हम लोगों को इसके सॉल्यूशन नहीं मालूम होते, जिसकी वजह से पैनिक कर जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, और इसकी वजह से काफ़ी बीमारियां भी आने लगती हैं, इनवाइट कर लेते हैं। तो आज हम आपसे सारे सॉल्यूशंस मांग रहे हैं कि जो भी क्वेश्चंस मुझे बोला गया, तो मैंने बोला मैं क्वेश्चन लिख के आऊँगी, वहाँ पे भूल गई तो मैं पेपर में लिख के भी आई हूँ कि मैं भूलना नहीं चाहती एक भी क्वेश्चंस। पहले तो आपका बहुत बहुत वार्म वेलकम, थैंक यू आप आए। एंड आई एम श्योर आप जो भी पूछेंगे इट विल रिलेट टू एवरीवन आल्सो। थैंक यू सो मच। मैंने क्वेश्चन ही ऐसे रखे हैं कि वो सारों से रिलेट करेंगे, क्योंकि आज की जो लाइफ है, जैसे हम लोगों की भी जितनी भागदौड़ की है, आई एम श्योर सब लोग अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी परिस्थिति में अटक के कंफ्यूज रहते हैं कि अरे अब क्या। तो वो अब क्या का सलूशन आपके पास है। जैसे कि सिस्टर ने कहा कि भागती दौड़ती ज़िंदगी है, और भागती दौड़ती ज़िंदगी को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी लाइफ रेस है नहीं, एक जर्नी है जिसको एंजॉय करना है, पर हमने कहीं ना कहीं अपने से एक थॉट क्रिएट कर लिया कि ये रेस है, और जब हम इस रेस में चले जाते हैं तो वो भागती दौड़ती हो जाती है। जैसे आज अगर आप यहाँ से अपनी फैमिली के साथ एक पिकनिक पर जाओ, आप बहुत एंजॉय करते हुए, खाते पीते एंजॉय करते हुए जाएंगे, लेकिन अगर आप मन में किसी दूसरी कार को देख करके एक बार सोचते कि इसके साथ रेस करनी है, तो वही जो जर्नी आप फैमिली के साथ बहुत एंजॉय कर रहे थे, आपका सारा ध्यान फैमिली से हट करके किस में चला जाएगा? रेस में। इससे आगे जाना है, इससे आगे जाना है, इससे आगे जाना है,
और वो जो एक बारी हम रेस में चले जाते हैं, जो हम भागती दौड़ती ज़िंदगी कह रहे हैं, वहाँ पर जो जर्नी को एन्जॉय करना था वो ख़त्म होने लग जाता है। और फिर वहाँ से शुरू होता है, क्योंकि रेस है, तो रेस में फिर एक थॉट ये भी आ जाता है कि जब जीतेंगे तब अच्छा लगेगा, क्योंकि रेस का मतलब यही होता है कि अगर फर्स्ट आएंगे, कंपटीशन में आगे पहुंचेंगे तो अच्छा लगेगा। तो फिर उसमें फर्स्ट आने के लिए कई बार हम ये भी नहीं देखते कि जिनके साथ हम भाग दौड़ रहे हैं हमारी कैपेसिटी भी सेम है कि नहीं है। मारुति और मर्सिडीज की रेस नहीं हो सकती है। जब हम रेस भी करते हैं ना किसी ओलंपिक्स आदि में, तो वहाँ पर भी देखा जाता है कि जो मेजॉरिटी रेस करने वाले हैं उनके फैक्टर्स सेम होने चाहिए। मेजॉरिटी फैक्टर्स उनके सेम होते हैं, फिर उनको रेस में किया जाता है कि फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि कौन जीतता है। हम तो कई बार ये भी नहीं देखते कि हमारे फैक्टर्स भी सेम है कि नहीं सेम है। और कभी कभी फिर सिर्फ उस रेस में जीतने के लिए, क्योंकि अंदर में कई बार लगता है कि अगर जीतेंगे तो अच्छा लगेगा, तो खुशी मिलेगी, तो अवार्ड मिलेगा, तो अचीवमेंट होगी, हम कई बार, जो बहन अभी कह रहे थे कि सड़क के नियम होते हैं, ऐसे जीवन में भी कुछ मोरालिटी और वैल्यू सिस्टम होता है जिसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ करते जाते हैं। और फिर कभी कभी वहाँ लास्ट में पहुँच भी जाते हैं, लेकिन पहुँच करके भी अच्छा नहीं लगता है। कितनी बार ऐसा होता है कि पहुँच भी जाते हैं पर अंदर में थोड़ा सा खालीपन महसूस होता है, क्योंकि कई बार उस रेस में पहुँचने तक में हमने बहुत कुछ अंदर में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया होता है, वैल्यूज़ के साथ, हेल्थ के साथ, रिलेशनशिप्स के साथ। तो इसलिए फिर वहाँ जाकर हम कहते हैं अब क्या। वो अब क्या इसलिए होता है क्योंकि शायद मैंने जर्नी को इतने अच्छे से एंजॉय नहीं किया, नहीं तो ये नहीं होता अब क्या, हमें कंप्लीट क्लैरिटी होती है अब क्या। नहीं, जैसे एंजॉय की आप बात बता रहे, एंजॉय मतलब एज वी नो कि हाँ अवार्ड मिला, हमें अच्छा लगा, शो बहुत अच्छा गया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो जिस तरह से हम लोग नॉर्मल लाइफ में जैसे बोलते हैं कि छोटी सी भी प्रॉब्लम्स होती है तो एकदम से हाइपर ना होके उस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल कैसे करें। व्हेन आई मीन बाय एंजॉइंग द जर्नी, एक चीज़ एंजॉयमेंट होती है कि हमने कुछ अचीव किया और हमें एक टेम्प्ररी हाई मिला। जैसे किसी को 98% मिले, उसको बहुत खुशी मिली, किसी को आपने कुछ भी बाहर का अचीव किया और आपको बहुत अच्छा लगा, जो होता है। लेकिन कई बार आप एंजॉय करेंगे, जो नोट करेंगे, जो हाई अचीवर्स होते हैं उनकी जर्नी बहुत स्ट्रेसफुल होती है। ये अचीवर्स का एक कई बार आप लक्षण देखेंगे, जो हाई अचीवर्स होते हैं, क्योंकि 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट है, कोई भी गोल है, तो वो जर्नी सारी की सारी इतनी स्ट्रेसफुल होती है कि कई बार घर वालों को भी पता चल जाता है इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, इनका शो है, इनका ये है, पूरा हो जाए फिर बात करेंगे, बिकॉज यू आर ओनली फोकस्ड एट द लास्ट गोल। लेकिन वो जर्नी के दौरान भी तो उतार चढ़ाव आएंगे कि नहीं आएंगे, छोटी मोटी बातें आएंगी, कुछ अचानक कोई कैंसिल हो जाता है, शो कैंसिल हो जाता है, कोई आपको इनवाइट करता है वो मना कर देता है। सो मच दैट हैपन्स इन द जर्नी। वहाँ पर चाहिए कितने हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं। अगर वहाँ हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो छोटी सी बात भी, देखो क्या होता है, बात का कोई साइज नहीं होता। वही बात किसी को पहाड़ भी लग सकती है, वही बात किसी को राई और छोटी भी लग सकती है। जैसे ये टेबल है, इसका एक वजन है, लेकिन कोई उठाएगा तो इसको बहुत भारी लगेगा, कोई उठाएगा उसको ठीक ठीक लगेगा, और कोई उठाएगा उसको बहुत हल्का लगेगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो अगर किसी की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो उसको हल्का लगेगा, अगर फिजिकल स्ट्रेंथ किसी की कम है तो उसको ये भारी लगेगा। ऐसे ही हमारी मन की शक्ति कितनी है। इफ़ आई एम इमोशनली वीक, दैट्स अ साइन कि हम बहुत जल्दी जल्दी हाइपर हो जाएंगे, हम बहुत जल्दी जल्दी अपसेट हो जाएंगे, हम बहुत छोटी छोटी बात में इरिटेट हो जाएंगे। ये साइन है कि हम मन से कमज़ोर हैं। और अगर हम मन से शक्तिशाली होंगे तो ये साइन होगा कि बड़ी बड़ी बातों में भी हम शांत काम रह पाएंगे। इमोशनल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएं? You've come at the right place. इमोशनल स्ट्रेंथ हम किसको कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमारा मन जो है वो हिले नहीं। अब मन का काम है सोचना, है ना, मन का काम है सोचना। मन सोचना नहीं बंद कर सकता, आप उसको जीरो थॉट स्टेज पर नहीं लेकर के जा सकते, लेकिन आप उसके संकल्पों की दिशा बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई डोंट यू शेयर अ पर्टिकुलर सिचुएशन जो आपको पैनिक क्रिएट कर देती है। एनीथिंग पास्ट में आप जाएं, एनीथिंग विच इज मैं बताती हूँ, जैसे हम लोग स्टेज पे हैं, बैक स्टेज पे जी एंट्री होने वाली है, राइट, तो वहाँ पे
लोगों को नहीं मालूम है, पीपल वेट फॉर इट, लेकिन हम लोगों की बैक स्टेज पे इतनी, मतलब कई बार वो हाइड्रोलिक नहीं चल रहा है, इतना स्ट्रेस है, एक तरफ पसीना आ रहा है, एक तरफ बारिश हो रही है। तो वही बारिश हुई होती है, जमीन थोड़ी सी नरम होती है, कपड़े पहने होते हैं, सब उठा उठा के चलना होता है, स्टेज पे बहुत कियोस होता है, मीन्स हर चीज सोचना पड़ता है, लिस्ट सोचना पड़ता है, सुर सोचना पड़ता है कि आर्टिस्ट क्या बजा रहे हैं, एवरीथिंग हैव टू साउंड ठीक है कि नहीं, 25 चीजें चलती होती है दिमाग में, तो उसको कैसे handle आप करें? जब आए तो आपको लगा यहाँ भी 25 चीजें चल रही हैं? एक चलिए। बात शेयर करना चाहूंगी, इतनी सारी ऑडियंस हमने देखी है, पर इधर आके एक बहुत खुशी मिली है, बिकॉज ये सब जागृत हैं, इन लोग कहाँ कौन सी दिशा में जा रहे हैं सबको पता है, इसलिए ये संगठन में आके एक इमेंस खुशी मिलती है। जब हमने कोर्स किया तभी भी हम लोग को अवेयरनेस हुई कि ये रियल लाइफ है, जो हम लोग जी रहे थे आज तक वो हमको पता नहीं था, पर इधर आने के बाद हमारा जीने का तरीका, सोचने का तरीका, व्यवहार का तरीका सब चेंज हो गया, और हमारे घर में भी एक सुख शांति और प्यार का माहौल जैसा हो गया। तो अच्छा, ये पॉसिबल है कि बाहर केओस हो और अंदर केओस ना हो? ये पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है, लेकिन कैसे करना है वही हम आपसे पूछ रहे हैं। पर पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल? आप लोगों को देख के लगता है ना, बाहर केओस है और अंदर में केओस नहीं हो, मतलब बाहर बहुत उथल पथल है पर अंदर में शांति हो, ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? क्या लगता है? पॉसिबल है। अच्छा, अभी बाहर जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट अंदर पड़ता है कि जो अंदर हो रहा है उसका इम्पैक्ट बाहर पड़ता है? बाहर जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट अंदर पड़ता है कि जो अंदर हो रहा है उसका इम्पैक्ट बाहर पड़ता है? बोथ वेज। कौन किसको चला रहा है? आउटर रियलिटी का प्रभाव इनर वर्ल्ड पर पड़ता है कि इनर वर्ल्ड का प्रभाव आउटर रियलिटी पर पड़ता है? इनर वर्ल्ड का। कंफ्यूजन ना, इट इज इट इज एक्चुअली वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। इट इज अ वेरी, जैसे वो बहन कह रहे थे ना, दिस इज बिकॉज वी डोंट नो द लॉज। क्योंकि अगर हमें लॉज नहीं पता तो देखो हमेशा हमें क्या लगता है कि जो आउटर वर्ल्ड है उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, ये हमें लगता है, और इसलिए हमें कई बार लगता है कि बाहर सब कुछ ठीक नहीं है तो अंदर में स्ट्रेस होना, चिंता होना, ये तो बहुत नेचुरल है। द वर्ड ही हम जो कह देते हैं कि वो बहुत नेचुरल है, पर आप बताओ आउटर वर्ल्ड में कितना हमारे कंट्रोल में है? हाउ मच ऑफ द आउटर वर्ल्ड is in my control? How many days in a year? None of it. You know, one birthday also all of us try so hard to make everything according to you. किसी का जन्मदिन भी घर में होता है ना, हम सब बहुत कोशिश करते हैं कि आज एक दिन सब कुछ इसके अनुसार हो, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है कि नहीं? सो ये एक एक्सपेक्टेशन रखना कि सब कुछ हमारे अनुसार होगा और सब हमारे अनुसार चलेंगे, पहले तो ये एक्सपेक्टेशन बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। चाहे आप कितना भी प्लान कर लें, कितना भी गाइड कर लें, कितना भी इंस्पायर कर लें, फिर भी आप सोचें कि सब कुछ बाहर हमारे कंट्रोल से होगा, वर्ल्ड इज़ गोइंग टू डांस टू माई ट्यून्स, वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब हमारे लिए क्या हो गया है, हम कहते हैं स्ट्रेस इक्वल्स टू प्रेशर। अगर बाहर प्रेशर बढ़ेगा, ये हाइड्रोलिक जो आपने कहा ऊपर नहीं हो रहा है, नीचे सारा गीला है, ये है, तो हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस इक्वल्स टू प्रेशर। बाहर का प्रेशर बढ़ रहा है तो मेरा स्ट्रेस भी बढ़ेगा। पर प्रेशर, स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता था ना साइंस में भी, जो फिजिक्स में हम पढ़ते थे, स्ट्रेस इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन एरिया। रेजिलियंस, जितनी आपकी इनर पावर होगी, फॉर एग्जाम्पल बाहर कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, समझो कोई मशीनरी है जो खराब हो गई है, वो चीज़ इतने डिस्टर्ब नहीं करेगी, ठीक है, वो चलनी चाहिए, लेकिन साइंस की चीज़ है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जांपल ये माइक ही है, अभी ये चलता चलता बंद हो जाए, ठीक है, होगा नहीं, हम चाहेंगे नहीं, हमने प्लान किया, हमने टेस्ट किया, हमने सब कुछ किया, ये फिर भी हमारे अनुसार होना चाहिए, फिर भी हो सकता है ना कि ये बंद हो जाए। अब ये ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन ये जैसे ही बंद होता है फिर क्या चलना शुरू हो जाता है, ये बंद होता है और चलना क्या शुरू हो जाता है, ये चलना शुरू हो जाता है।
और यहाँ जो चलना शुरू होता है उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। अब यहाँ क्या चलना शुरू होगा, देखो ना इतने रेनाउंड स्पीकर्स आए हैं, इस माइक को भी आज ही खराब होना था, सबके बीच में खराब होना था, सुबह 2 घंटा तो टेस्ट किया था, पता नहीं इसको भी क्या प्रॉब्लम है, प्रोग्राम में ये दिस इज द एंड में तो यू बिकम लाइक विक्टिम ना, कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, ये भी तो होता है। यू डोंट बिकम अ विक्टिम, यू चूज टू बी अ विक्टिम। दोनों में बहुत फर्क है, एक है यू बिकम अ विक्टिम, द अदर इज यू चूज टू बी अ विक्टिम। नाउ एट दिस जंक्शन क्या मेरे पास कोई दूसरी चॉइस है, यहाँ पर कुछ और सोच सकते हैं? मन की शक्ति। पहले तो चॉइस है कि नहीं, किसका मन है, किसका मन है, जोर के एक बार, किसका मन है? हमारा। हमारा मन है। अंदर उठने वाला हर थॉट किसकी चॉइस है? हमारी। अपने आप आता है कि चॉइस है? नहीं, आता तो अपने आप ही है ना, हम थोड़ी। अच्छा ठीक है, अगर आपने कहा अपने आप आता है, आपने कहा अपने आप आता है, अगर अपने आप आता है तो सेम सीन में आप दोनों को सेम थॉट उठता है? नहीं, अलग अलग आते हैं। एक्चुअली उस टाइम पे हमने कभी अपने थॉट कंपेयर डिस्कस नहीं किए। चलो अभी कर लेते हैं, अगर कभी कोई सीन हो जाए तो फैमिली में अगर 4 जने होते हैं तो सबको सेम थॉट उठता है? नहीं, ऐसा हो सकता है कि एक ही चैलेंज में आपके घर में कोई बहुत काम होता है और कोई बहुत एजिटेटेड हो जाता है? हो सकता है। ऐसा कभी हुआ है किसी सिचुएशन में वो बहुत काम है, आप एजिटेटेड हैं, कभी आप काम है, वो एजिटेटेड हैं, वो आपको कह रहे हैं नहीं सब ठीक हो जाएगा, कभी आप उनको कह रहे हैं नहीं सब ठीक हो जाएगा? इज दिस अ पॉसिबिलिटी? यस इट इज। होता है ऐसा हाँ, कभी कभी? हाँ होता है। नाउ अगर सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल है थॉट क्रिएट करने की, क्योंकि आपने क्या कहा, ये थॉट हम नहीं क्रिएट करते, ये नहीं मतलब एक साथ 6 ऑप्शन आ जाते हैं दिमाग में कि ऐसा हुआ है, ये हुआ, अरे यूं करा था, मतलब वो उसके आंसर्स भी आते हैं साथ में हाँ कि ये ना किया होता, अरे यूं ना कराते तो ये सब नहीं होता, हाँ है ना। अब क्या करूं, ये थे थॉट, जो 6 ऑप्शन आए ना, उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि अब क्या करूं। पर एक्चुअली 6 की जगह सीधा ही कह देते ना अब क्या करूं तो वो हलचल नहीं होती। एक्चुअली हम लोग कॉन्शियस नहीं होते तो वो बहुत सारे थॉट्स हम क्रिएट कर देते हैं, हमारे पास चॉइस है। वहीं पर अगर हम एक थॉट क्रिएट करते ना, अच्छा ये हुआ है अब क्या करें, दैट वाज ऑल इट इज नीडेड। बिकॉज जो चीज हो गया वो तो कंट्रोल में नहीं है, परिस्थिति कंट्रोल में नहीं है, जो पहली चीज कंट्रोल करनी है वो है स्वस्थिति। आउटर वर्ल्ड कंट्रोल में नहीं है। फर्स्ट थिंग जो कंट्रोल में करना है, एज अ लीडर, एज अ परफॉर्मर, एज अ स्टूडेंट, कोई भी, हम कोई भी हैं, जो पहली चीज कंट्रोल करनी है अपने को ठीक रखना है। अगर आप ठीक होंगे, परमात्मा एक बहुत सुंदर लाइन कहता है, अवस्था बनाओ व्यवस्था हो जाएंगे। अवस्था बनाओ व्यवस्था हो जाएंगे। अगर आपकी अवस्था ठीक होगी ना तो आपको 4 ऑप्शन सूझेंगे क्या कर सकते हैं, आप क्रिएटिव हो सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये माइक बंद हो जाए, मुझे सूझेगा अच्छा नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, क्या शेयर कर सकते हैं, क्या जोर से बोल सकते हैं, क्या उनको नज़दीक बुला सकते हैं। लेकिन एक बार अगर मैं नेगेटिव थिंकिंग में चली गई तो इतने आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, ऑप्शंस तो आपको कोई टच करेगा ही नहीं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, विक्टिम नहीं बनो। हर बार ये तो होता ही है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, सिर्फ उनके साथ होता है कि आप सबके साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता है? वो हाथ उठाना सबके साथ जिनके साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, तो बताओ आपके साथ ही नहीं होता है, सबके साथ लेकिन हम सब उसी चीज में अलग अलग रीति से रिस्पॉन्ड करते हैं। जो पावर हमारे पास है कि हम रिएक्ट नहीं करें लेकिन रिस्पॉन्ड करें, और ये हैबिट हमें डेवलप करनी पड़ती है, ये कॉन्शियसली करना पड़ता है। एक सिचुएशन आई, आप घबरा गए, नेक्स्ट टाइम आपने कहा, और कभी कभी आप देखेंगे पेपर थोड़े सिमिलर से भी आते हैं। आपके बैक स्टेज में जो पेपर होते होंगे ना, वो थोड़े सिमिलर से होते हैं कि अलग अलग होते हैं हर बार? नहीं, सिमिलर होते नहीं है, अलग अलग होते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी चलती रहती है। कभी ये है तो कभी कुछ और है, तो कभी कोई सिंगर नहीं आया है, कभी कोई लेट हो गया है म्यूजिशियन, मतलब स्ट्रेस लेवल रहता है, लेकिन उसके मूड्स अलग अलग होते हैं।
सो नेक्स्ट टाइम ऑल यू हैव टू डू इज, अगर सिमिलर पेपर होते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है कि अगर सिंगल लेट होता है, बार बार सिंगल लेट होता है, तो आपको एक पेपर में तो बार बार फेल नहीं हो सकते ना. See, we know that these are things that can happen backstage. I'll tell you, a good performer or a good sports person or a good leader की जो एक विशेषता है, वो बहुत सारी चीज़ें अपने मन में विजुअलाइज करके अपने को प्रिपेयर कर देता है. माइकल फेल्प्स करके एक स्विमर है, ओलंपियन, सुना है आपने या नहीं? ही हैज़ वन लॉट ऑफ गोल्ड मेडल्स. तो उनके कोच को पूछा था कि क्या ऐसी विशेष बात है, क्योंकि जो उस ओलंपिक्स के लेवल तक पहुंच जाते हैं वो सब टैलेंटेड होते हैं, सब स्किलफुल होते हैं, सब हार्ड वर्किंग होते हैं. एंड देन ही सेड ही हैज़ अमेजिंग विजुअलाइजेशन पावर. और वो सिर्फ मन में यही नहीं देखते हैं कि मैं जीत रहा हूँ, वो बहुत कुछ अपने मन में देख लेते हैं. क्योंकि वो जो रेस होती है कई बार वो मुश्किल से 9 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 12 सेकेंड्स की होती है जो उनकी रेस है, पर उसकी जो प्रेपरेशन होती है वो पता नहीं कितने साल और कितने महीने उन्होंने की होती है. सो ही सेड वो तीनों चीज़ें विजुअलाइज कर लेते हैं. पहला, जीतने को तो करते ही हैं, बार बार करते हैं, बार बार देखते हैं. सेकंड, वो कहते हैं वो ये भी देख लेते हैं कि उस 9 सेकेंड्स के अंदर क्या क्या गलत हो सकता है. कैप उतर सकती है, गॉगल्स उतर सकते हैं, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा, वो भी इतनी बार देख लेते हैं. क्योंकि उस समय पर उनके पास पावर नहीं होती वो वेट करें, डिसाइड करें. बहुत बार देखने के बाद वो रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक हो जाता है. अगर ऐसी कोई बात आई, ऐसा कोई चैलेंज आया, तो ऑटोमेटिक उनका जो ब्रेन है, जो मन है, वो ग्रूव क्रिएट हो गया है कि अगर ऐसा होगा तो मुझे ऐसा करना है. तो अगर क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और उन चैलेंजेस में मेरा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए वो भी देख लेते हैं. और किसी कारण सारी मेहनत करने के बाद, सारा एफर्ट करने के बाद अगर मैं नहीं जीता तो मैं उस हार को भी कैसे फेस करूंगा ग्रेस और डिग्निटी के साथ, कैसे ओपोनेंट के साथ जाकर के बात करूंगा, वो भी देख लेते हैं. एंड दैट इज़ वाई ही इज़ मेंटली सो स्ट्रॉन्ग कि फिर उनको किसी भी चैलेंज से डर नहीं लगता. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. अब एक और चीज पूछनी थी कि क्रिटिसिज्म भी होता है लाइक रियल लाइफ में. चलिए स्टेज का नहीं पूछती, घर में अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं, मतलब यू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, बट वहाँ पे इफ़ यू आर टेकन, मतलब ये कि भाई डोमिनेट करना, एक ये वर्ड भी बहुत होता है कि डोमिनेट करना चाहते हैं या यू नो, तो हाउ, एंड इट इज़ नॉट डोमिनेटिंग अकॉर्डिंग टू मी. चलिए मुझे ही ले लीजिए कि मैं लाउड हूँ थोड़ा, ये लोग सारे बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं. तो ऐसा होता है कि मैं कोई भी चीज़ अगर बोल रही हूँ तो अच्छे के लिए बोल रही हूँ. अगर मैंने इसको बोला है पिंकी बारिश बहुत है, थोड़ा रुक जा, वरना क्या होता है कि वाइपर में दिखेगा नहीं, यू हैव टू गो स्लो करके देख लो. स्टॉप डोमिनेटिंग मी. मतलब कोई भी एग्जाम्पल हो जाता है, वो ये बोलेगी स्टॉप डोमिनेटिंग. देखो प्रीति को हमेशा डोमिनेट ही करना होता है. इट इज़ नॉट डोमिनेटिंग, इट इज़ एक्चुअली टेलिंग हर टू प्लीज टेक केयर. बट आपको लोग गलत समझते हैं, तो वो कैसे, मतलब मैं अच्छा ही करना चाहती हूँ कि नहीं इसको कोई तकलीफ ना पड़े, गाड़ी ना बंद हो जाए, या यू नो. हर घर में बड़ी बहन होती है ना, तो शायद ये होता होगा, सबके घर में होता होगा, मम्मी भी करती होंगी. पर ये थोड़ी सी लाउड है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि टोन मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. व्हेन यू से समबडी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तो उसमें लगता है कि प्यार करता हूँ. तो व्हेन यू कंसर्न, टॉक लाइक कंसर्न. You when you will post things ना, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि she is coming up on me. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. एक्चुअली क्या होता है, मोर देन द टोन इट इज़ ऑल्सो माई वाइब्रेशंस. कभी कभी आपने देखा होगा किसी का टोन थोड़ा लाउड भी होगा, लेकिन क्योंकि फीलिंग में बहुत प्योरिटी होती है तो सामने वाले को देख करके लगेगा कि आराम से बात करना चाहिए, पर जिसको कह रहे होंगे वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, ही हैज़ लॉट ऑफ गुड विशेस फॉर मी. ऐसा कुछ नहीं है. समटाइम्स व्हेन रिलेशनशिप इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा टोन स्ट्रॉन्ग होगा ना तो भी सामने वाले को फील नहीं होता. अगर रिलेशनशिप वीक है तो आप बहुत स्वीटली भी किसी से बात कर लो, हाँ, तो भी उसको कभी कभी बुरा लग जाता है. कभी कभी कई लोग कम बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, पर ऐसा बोलकर जाते हैं जो आपको कई सालों तक वो बात याद रहती है. ऐसा होता है कि नहीं होता है? सो दैट इज़ वन थिंग. इट्स नॉट जस्ट द टोन, फीलिंग्स. दूसरा क्या होता है, क्यों हमें कोई डोमिनेटिंग लगता है
क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि कोई बात मैं किसी के लिए कह रहा हूँ वो उसकी भलाई के लिए, उसकी अच्छाई के लिए। आप अपने सिस्टर को कहते हैं, कोई अपने बच्चों को कहते हैं, कोई हस्बैंड वाइफ को कहते हैं, पर कभी कभी मुझे उस बात से थोड़ी सी अटैचमेंट होती है कि मैंने बोला इनके भले के लिए तो इनको करना चाहिए। और जैसे अगर वो हमारी बात का रिस्पॉन्स नहीं देते या करते नहीं हैं या करने में 5 मिनट भी लगा देते हैं, तो हम अंदर से थोड़ा सा इरिटेट होने लग जाते हैं, थोड़ा सा अपसेट होने लग जाते हैं, क्योंकि बात के साथ एक एक्सपेक्टेशन भी होती है कि इनकी भलाई के लिए बोला है तो इनको करना चाहिए ना। और जब वो नहीं करते और अगर हमारी फीलिंग चेंज होने लगती है, तब सामने वाले को लगता है कि ये डोमिनेट करते हैं। अगर हमें किसी को कुछ कहना है तो पहले हमारी इंटेंशंस में बहुत प्योरिटी होनी चाहिए कि ये बात जो हम कह रहे हैं ये सिर्फ आपके और आपके भले के लिए है, आप करो या आप नहीं करो, इससे मेरी अवस्था, मेरी स्थिति, मेरी फीलिंग्स, मेरा मूड आपके प्रति चेंज होने वाला नहीं है। इफ दैट इज द वाइब्रेशन दैट गोज टू अनदर पर्सन, आप देखेंगे मेजॉरिटी टाइम्स वो आपकी बात को वैल्यू करेंगे। लेकिन हर बार आप उनको कुछ कहें और अगर वो रिस्पॉन्ड ना दे, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल वो किसके अनुसार जिएगा, वो जिएगा तो अपने अनुसार। हर व्यक्ति किसके अनुसार जीता है, वो अपने अनुसार जीता है। लेकिन वो सामने वाले की बात भी तभी सुनेगा और उसको वैल्यू करेगा, उसको ये वाइब्रेशन जाना बहुत ज़रूरी है कि ये जो आप बात कह रहे हैं दैट इज़ ओनली फॉर देयर बेनिफिट। अगर कहीं पर भी ये इंटेंशन हुआ ना कि आप ऐसे करो और आपके ऐसे करने में मेरी खुशी या भलाई समाई है, जैसे पेरेंट बच्चे को कहेगा पढ़ो ना पढ़ो ना, पढ़ेंगे तो तुम्हारा करियर बनेगा, तुम्हारा करियर बनेगा, तुम सेटल होंगे तो कौन खुश होगा? समवेयर उसके अंदर मेरा फियर होता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कल को आपके साथ साथ मेरा भी नुकसान होगा। वो जो फियर का वाइब्रेशन है वो सामने वाले को लगता है कि दे आर वेरी डोमिनेटिंग। एक्सपेक्टेशन है, अभी अभी करो वाली वाइब्रेशन है, तो उनको डोमिनेंस की फीलिंग आती है। ओके, तो इसको कैसे बदली जाए? मतलब आप गुड विशेस से अपनी बात करें और न्यारे हो जाए। पर मुझे ये नहीं लगता कि मैं गुड विशेस से नहीं बोल रही, मैं तो एटलीस्ट कंसर्न हूँ और मैं कंसर्न होके ही बोल रही हूँ। But do you get disturbed if they don't do that? नो, एक्चुअली आई गेट एंग्री। She does. आई गेट एंग्री कि समझ में नहीं आता है, तेरे ही अच्छे के लिए है। Angry is disturbance, no? See, sometimes we don't even realize. It is so deep. My immediate thing is nahi meri feelings good हैं. And then the second line, see, this is the realization that happens जब हम आध्यात्मिकता में आते हैं. Then I realize अगर good wishes हैं तो फिर anger कहाँ से आया? Anger तो तभी आता है. What is the root of anger? जब मेरे अनुसार कुछ नहीं होता तब मुझे गुस्सा आता है। तब आपके अनुसार सब कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, मैंने गुस्सा तो करना काफी 2-3 सालों से छोड़ दिया है। अब मुझे गुस्सा ही नहीं आता है क्योंकि वो मानती ही नहीं है। तो मैंने सोचा ये नहीं बदल रही, मैं ही बदल जाऊं। ये हमारी फीलिंग चेंज हो गई जब हमारे मन में ये थॉट आने लगता ना, वो तो मानता ही नहीं है, जो भी बोलो वो तो करता ही नहीं है। नाउ दिस इज वेयर माय फीलिंग हैज चेंज्ड, समवेयर माय फीलिंग हैज चेंज। बिकॉज फीलिंग चेंज नहीं होंगी तो हम कहेंगे नहीं नहीं वो करेगा, ज़रूर मानेगा, उसके भले के लिए है, आज नहीं तो कल वो ज़रूर उस चीज़ को अडॉप्ट करेगा, अभी नहीं तो कल कर लेगा। लेकिन जब मैं उससे इफेक्ट हो जाती हूँ, आई फील इंसल्टेड, डिसरिस्पेक्टेड, नॉट वैल्यूड, कह रहे हैं तो भी सुनते नहीं है, देन आई ऑल्सो फील जो करना है करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। सो द फीलिंग इज चेंजिंग, मूड इज चेंजिंग, सटल एंगर इज ऑल्सो देयर। आपको पता नहीं चल रहा, बहुत सटली रिलेशनशिप इफेक्ट हो रही है, बहुत सटली रिलेशनशिप इफेक्ट हो रही है। रिलेशनशिप इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, दो जनों के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज है। रिलेशनशिप वो बहुत नहीं होता कि आप कैसे बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। तो सारी दुनिया को भी लग सकता है कि यू आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ सिस्टर्स, बट इट इज़ व्हाट यू थिंक अबाउट ईच अदर। और उस अगर थिंकिंग में हमारा थोड़ा सा भी ऐसा है कि ये मानती नहीं है, ये मेरे अनुसार करती नहीं है, या आपको आता है ये डोमिनेटिंग है, ये कंट्रोलिंग है, तो वो रिलेशनशिप का फर्स्ट फ्रैक्चर होना शुरू हो जाएगा। सो ऑलवेज थिंक राइट नो मैटर व्हाट, थिंक राइट नो मैटर व्हाट। वो अलग है, हम दोनों अलग अलग हैं, गलत नहीं है, गलत नहीं है, जस्ट अलग है। समथिंग दैट यू वुड वांट मी टू डू, आई मे नॉट बी कंफर्टेबल डूइंग इट। यू कैन रिक्वेस्ट, गाइड, इंस्पायर, say multiple times, but then you have to allow me to choose what I want to do.
थैंक यू। तुम बोलती डिटैचमेंट कैसे, हेल्दी डिटैचमेंट कैसा होना चाहिए? बिकॉज सब रिलेशनशिप में एक दुख होता है। जब आप एक इंसान के बहुत करीब जाते हैं या क्लोज रिलेशन होता है, तो डिटैचमेंट कैसे प्रोसेस करें? बिकॉज वो कुछ भी गलत करेगा, वो अलग आत्मा है, वो कुछ भी करेगा वो हमको इफेक्ट करती है, जो हमारे अनुसार नहीं है। तो डिटैचमेंट, हेल्दी डिटैचमेंट कैसे करें? डिटैचमेंट हेल्दी होता है, अटैचमेंट अनहेल्दी होता है। तो एक हेल्दी और अनहेल्दी डिटैचमेंट कुछ नहीं है। देखो डिटैचमेंट क्या है, जैसे अटैचमेंट को पहले देखते हैं। अटैचमेंट होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। तो फिर डिटैचमेंट की बात ही खत्म हो जाती है। अटैचमेंट हो लेकिन डिटैच्ड हो, मतलब वो वाह कि आप अटैच हैं लेकिन आपको कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ रहा है, इमोशनली आप अगले की वजह से स्ट्रेस आउट ना हो। तो आप डिटैच हो गए। हाँ, मतलब दोनों होना चाहिए ना। अगर मैं डिटैच हो जाऊं हाँ। और किसी से भी अटैच नहीं रहूंगी तो दैट इज हाउ कैन आई बी ह्यूमन? इमोशंस आर देयर इमोशंस आ देयर एंड इमोशन की वजह से ही हम अटैच होते हैं। सी वील टेक इट एट अ फिजिकल लेवल पहले, क्योंकि ये हर एक को हमें लगता है कि नहीं अटैचमेंट तो होनी चाहिए। एक पेरेंट को भी लगता है बच्चे से अटैचमेंट तो होनी चाहिए, क्योंकि हम कई बार अटैचमेंट और प्यार को कंफ्यूज कर देते हैं। हमें लगता है अगर हम अटैचमेंट नहीं होगी तो शायद हमारा प्यार नहीं है, हम केयरिंग नहीं होंगे, हम कंसर्न्ड नहीं होंगे, हम थोड़े से कोल्ड हो जाएंगे, हम इनसेंसिटिव हो जाएंगे। अगर हम डिटैच हो जाएंगे तो उसको कुछ हो रहा है मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअली हमने ठीक से समझा नहीं है कि डिटैचमेंट क्या होता है। डिटैचमेंट बहुत एक्चुअली ट्रू लव इक्वल्स टू डिटैचमेंट। कैसे समझो, कोई फिजिकली अटैच्ड है, वो दो बच्चे होते हैं ना जो कई बार फिजिकली अटैच्ड होते हैं, जन्म से ही फिजिकली अटैच्ड होते हैं। अब वो अटैच्ड हैं दोनों, तो अगर दोनों अटैच्ड हैं तो एक बैठेगा तो दूसरे को बैठना पड़ेगा, एक खड़ा होगा तो दूसरे को खड़ा होना पड़ेगा, एक गिरेगा तो दूसरे को, बिकॉज दे आर फिजिकली अटैच्ड। तो जो एक के साथ होगा वो दूसरे के साथ होगा। अब हम फिजिकली अटैच्ड नहीं है, लेकिन हम कैसे अटैच्ड हैं? इमोशनली अटैच्ड हैं, हम मन से अटैच्ड हैं। तो मन से अटैच्ड का मतलब क्या है? अगर आप दुखी हैं तो मैं भी दुखी, अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश। जैसे पेरेंट बच्चे के बीच में हो जाता है, बच्चा आज आया है, समझो स्कूल से आया है एंड ही हैजंट डन वेरी वेल उसके एग्जाम में, तो वो आज उदास है। अब वो जैसे ही मदर या पेरेंट के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखता है तो उससे बहुत ज़्यादा उदास कौन हो जाते हैं? पेरेंट्स। नाउ दिस इज अटैचमेंट। इज दिस राइट? नेचुरल है? क्योंकि हम कहते हैं तो नेचुरल है ना, अगर वो फेल होगा, वो एग्जाम में फेल हो जाएगा तो मुझे दुख तो होगा ही, राइट है? ऐसा ही होना चाहिए। एज अ पेरेंट आपका रोल क्या होना चाहिए? क्या आपको लगता है एज अ पेरेंट उस दिन आपका रोल क्या होना चाहिए? फिजिकली भी कोई बीमार है, फिजिकली, इमोशनली तो छोड़ दे, घर में कोई फिजिकली भी बीमार हो जाता है, किसी को वायरल है, किसी को फ्लू है, तो आप बीमार के साथ बीमार हो जाते हैं, आप क्या करते हैं? ध्यान रखते हैं। आप उसकी केयर take care, करेंगे, yes. उसको जो खाने के लिए चाहिए समय समय पर दवाई देंगे। क्यों? क्योंकि वो बीमार है लेकिन आप स्वस्थ हैं। यहाँ वो दुखी हुआ, माना वो मन से बीमार हुआ, और आप भी दुखी हो गए, माना आप भी मन से बीमार हो गए। अब दोनों बीमार हैं तो ठीक कौन करेगा किसी को? तो एज अ पेरेंट, एज अ लीडर, एज अ परफॉर्मर बहुत ज़रूरी है कि अगर घर में कोई एक बीमार है, चाहे वो दर्द में है, दुखी है, चिंता में है, परेशान है, किसी की नौकरी छूटी है, माना वो बीमार है, और ये बीमारी भी हमें देखनी आनी चाहिए। जैसे हम फिजिकल बीमारी देख सकते हैं ना, ऐसे ये वाली बीमारी भी हमें अभी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। वो बीमार है, अगर कोई गुस्सा कर रहा है वो बीमार है, अगर कोई चिंता कर रहा है वो बीमार है। फर्स्ट स्टेप है कि उसकी बीमारी के वाइब्रेशन का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नहीं पड़े। आप व्यक्ति से डिटैच नहीं होते हैं, आप व्यक्ति की स्थिति से डिटैच होते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। एक है आप गुस्से में हैं और मुझे भी गुस्सा आ जाए तो हम कई बार कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक था, इन्होंने बात ऐसे करी जो मुझे भी गुस्सा आ गया। माना आपके
जो वाइब्रेशन है उसका इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ गया। जो हम कई बार आजकल जब वायरल फैलता है ना तो कहते हैं इसको खांसी थी ना, इसने अपनी खांसी मुझे दे दी। बोला आपने कभी ऐसे? इसने अपना जुकाम मुझे दे दिया। इसने अपना जुकाम मुझे नहीं दिया, मैं फिजिकली वीक था, तो इसके साथ रहते रहते उस वायरल ने मुझे भी इन्फ्लुएंस कर दिया। अगर मैं फिजिकली स्ट्रांग होता तो शायद उसका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर नहीं पड़ता। मैं इमोशनली वीक था, इसलिए आपके गुस्से का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर पड़ गया। सो द फर्स्ट थिंग जो मुझे चाहिए डिटैचमेंट में, मैं आपसे डिटैच नहीं हो रही हूँ, मैं घर में किसी से दूर नहीं जा रही हूँ, लेकिन आपके एंगर से, आपकी वरी से, आपकी चिंता से मैं डिटैच होती हूँ। वरना आई डोंट अलाउ माई माइंड टू स्टार्ट थिंकिंग व्हाट यू आर थिंकिंग। आप तो सोच रहे हैं मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी नौकरी छूट गई, मेरे साथ ऐसा, आपकी नेगेटिव थिंकिंग है। आई डोंट अलाउ माई सेल्फ, मैं उस दिन ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं भी गलत दिशा में सोचना शुरू करूं। मैं अपना ध्यान रखती हूँ, और अपना ध्यान रखने के बाद जो पूरा जो परमात्मा में सिखाता है, डिटैच्ड बट वेरी वेरी लविंग, न्यारा प्यारा, किनारा नहीं, पहले न्यारा, मैंने अपना ध्यान दिया, और उसके बाद प्यारा, क्योंकि मैं अपना ध्यान दूंगी तो मैं आपको प्यार कर सकती हूँ। दैट मीन्स आई कैन रेडिएट राइट वाइब्रेशन, राइट एनर्जी, काउंसिल यू इन द राइट मैनर, कि आप भी उस दिन अपने दर्द से बाहर आ जाएं। जैसे उस दिन अगर वो पेरेंट ठीक होगा तो वो उस बच्चे को कहेगा कोई बात नहीं ना, एक एग्जाम ही तो है ना, मुझे पता है आपका अगला एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एक दरवाजा बंद होगा तो दूसरा दरवाजा खुल जाएगा। ये है उसको उसके दर्द से बाहर निकालना। और वहीं पर मैं ये भी कह सकती हूँ, सारा साल तुमको बोला था पढ़ने के लिए, कितनी बार बोला था, पढ़ते नहीं हो ना, अब तुम्हें पता चला 2 बार और। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन ब्रिंग हिम डाउन, मैं उसको और नीचे गिरा सकती हूँ। परमात्मा कहते गिरे हुए को गिराया थोड़ी ना जाता है, वो तो पहले ही दर्द है, दर्द वाले को आप और थोड़ी ना गिराएंगे, दर्द वाले को तो कुछ ऐसे शब्द बोलेंगे जो वो दर्द से बाहर आ सके। लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम अपना ध्यान नहीं रखते, हम सीधा दूसरे का ध्यान रखने के लिए जाते हैं, वो नहीं हो सकता है। पहले आपको अपना ध्यान रखना है न्यारा, फिर ही आप प्यारा बन सकते हैं। नाउ आई गॉट इट एग्जैक्टली, क्योंकि मैं सबका ध्यान रखने के चक्कर में अपना ध्यान कभी रखती नहीं हूँ, वही मेरे साथ हो रहा है। तो आज ये क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया है। आपने वो देखे जो सेफ्टी के फील्ड में होते हैं, जो कहीं आग लग जाए तो उनको बुलाया जाता है, डॉक्टर्स होते हैं, वो सबको प्रोटेक्ट करते हैं। कोविड के टाइम में वो डॉक्टर सबको प्रोटेक्ट करते थे, पर वो सबसे पहले किसको प्रोटेक्ट करते थे? अब खुद को। हम एक मास्क लगाते थे, वो कितने मास्क लगाते थे? पूरा मास्क में ही होते थे, पूरा मास्क में होते थे, एब्सोल्युटली। वो पूरा पीपीई सूट पहनते थे, इसीलिए क्योंकि अगर वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं करते और अगर दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए जाते तो बहुत चांसेस थे कि उन्हों को भी वायरस लग जाता। उन्होंने किनारा नहीं किया, हम सब अपने घर में बैठे हुए थे, उन्होंने किनारा नहीं किया। वो रोज उठ करके हॉस्पिटल में जा रहे थे हेल्प करने के लिए, लेकिन किनारा भी नहीं किया, लेकिन पहले उन्होंने अपने को प्रोटेक्ट किया, उसके बाद उन्होंने औरों को मदद करी। अगर आप बिना प्रोटेक्ट करे औरों को मदद करने जाएंगे ना, आप बहुत कम समय में अपने को डैमेज कर देंगे, बहुत कम समय में आपकी सोल पावर बिल्कुल वीक हो जाएंगी, और आप यही कहेंगे मैं सबके लिए करती हूँ लेकिन मेरा तो कोई ध्यान रखता नहीं है, मुझे तो कोई पूछता नहीं है, मुझे तो कोई प्यार करता नहीं है, मुझे तो कोई रिस्पेक्ट करता नहीं है। और फिर बहुत जल्दी हमारा हाथ ऐसे हो जाता है सबसे, आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट। जो तो- सबका ध्यान रखता है वो अंदर से कितना भरा हुआ होना चाहिए, because you're radiating that na, but you're not radiating, you're doing something and expecting a lot in return. No, actually I've stopped doing that. I don't expect, I know it is not coming only. है ना, पर मैं अपने वो जिसको कहते हैं जिम्मेदारी, मैं उसमें से कभी नहीं भागती। मुझे मतलब करना है, मतलब करना है, दैट इज बीइंग एन एल्डर पर्सन इन द फैमिली। तो आई जिम्मेदारी को इंग्लिश में कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, which means ability to respond. The true responsibility is ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है नहीं है। जिम्मेदारी का मतलब होता है ability to respond, माना जो घर का बड़ा है उसका रिस्पॉन्स कहना कैसा होना चाहिए। जो घर का बड़ा है क्या वो काम है, कंपोज्ड है, स्टेबल है, फिर वो सोल्यूशन देखता है कि घर का बड़ा बात आते ही। नहीं, पर मैं बता रही हूँ ना, जब से मैं बाबा की शरण में आई हूँ
मेरा 360 डिग्री लाइफ चेंज हो गया है। पूरा मेरा लाइफ, जितने मेरे गुस्से आते थे, जितना मैं चिल्लाती थी, अब उसमें से कुछ भी नहीं करती हूँ। मतलब अब It's मुझे wonderful. सीरियसली, मुझे अब ना गुस्सा आता है, अच्छा ना मैं सिचुएशन में वैसे वो हिलती भी बता हूँ। पाते हैं, पता है हमारे को सबसे अच्छा सर्टिफिकेट जो है ना वो कौन देते हैं? जो घर वाले होते हैं। नहीं, आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैं आज ही का सीन था कि आज मैंने कुछ बोला, वो ऐसे ही कुछ टॉन्ट मारा और उसने रिएक्ट नहीं किया, तो मैंने लगा मुझे कि कुछ ब्रह्म तो कुमारी का जोर असर से हो ताली रहा की है। जरूरत है। क्योंकि क्या है कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। और तुरंत बोली कि मैं नेगेटिव बॉल नहीं फेंकने वाली हूँ। चॉइस थी ना, चॉइस थी, विक्टिम नहीं बने ना, नहीं बनी, मास्टर बने ना, तो ये कोशिश की। चॉइस बार बार यूज कर। नहीं, आजकल वही चल रहा है कि आजकल गुस्सा नहीं करती। अगर मेरी मम्मी है ना, वो बार बार भूल जाती है आजकल बिकॉज ऑफ एज। तो क्या होता है कि मेरी मेड भी थोड़ा इरिटेट होती है, मम्मी इधर ही रखा है मम्मी। तो मैंने उसको भी यही समझाया, मैंने बोला देख, तेरे को याद रहता है, तू भी कभी बार भूल जाती है ना, तो मैं तेरे को डांटती हूँ। बोले नहीं। तो मैं मैं इरिटेट होती हूँ, तो बोले नहीं। तो मैं तुझे भी नहीं होना है, क्योंकि तू उनकी एज देख, वो भूल गई है। अगर उन्होंने 2 बार नहीं 100 बार पूछा है, मेरे को नहीं पूछती। तो बोले हाँ। तो मैं गुस्सा होती हूँ। तो बोलते नहीं। तो मैं बस वही करो, क्योंकि उनकी उम्र है, वो पूछेंगी। वो एक कपड़ा कहीं रख के वो 10 बार पूछेंगे, अरे मेरा नहीं टॉवल नहीं मिल रहा, टॉवल नहीं मिल रहा। तो मैं जाके उनको देती हूँ, फिर वो रखाती हैं। तो पहले मैं बहुत गुस्सा हो जाती थी, मम्मी इधर ही रखा है, आपको नहीं पता, मैं आपका करूँ, इधर करूँ, ये करूँ, वो करूँ। पर अब ऐसा हो गया है कि आफ्टर जॉइनिंग एंड डूइंग मेडिटेशन अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप ऑल्सो। तो पहले मैं नहीं उठ पाती थी इतना जल्दी, अब मैं 3:30 बजे उठ जाती हूँ और मेडिटेट भी करती हूँ। और जिससे मेरे को खुद अपनी लाइफ में बहुत, जिसको कहते हैं ना, इनर स्ट्रॉन्ग फीलिंग, तो आई कैन हैंडल माई मॉम वेरी लविंगली। मुझे ना गुस्सा आती है ना कुछ, और मैं मॉम को बहुत प्यार से हर चीज पे कन्विंस करके या उनकी बात सुन के अब चीजें बहुत नॉर्मल और अच्छी चल रही हैं। पर आप देखिए, मम्मी नहीं बदली है, आपकी इनर कॉन्वर्सेशन बदली है। जी जी, डेफिनेटली। और मैं व्हाट इज हैपनिंग, वो गुस्सा क्या है? हमें लगता है किसी की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। मदर वही है, उनकी आदतें वही हैं, शायद उनकी एज से वो आदतें और बढ़ रही हैं। लेकिन अब आपकी इनर कॉन्वर्सेशन चेंज हो गई है। जो पहले आप कहते थे ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, वो गुस्सा क्रिएट कर रहा था। लेकिन हमें क्या लगता है, गुस्सा कौन दिला रहा है मुझे? मम्मी। दिस इज वेयर वी हैव टू चेंज। क्योंकि हर बार जब हम ऊपर नीचे होते हैं तो हम उंगली वहां रखते हैं, हम कहते हैं इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। आज वो वही मदर हैं, वही उनके हैबिट्स हैं, वही उनके संस्कार हैं, पर आपने बैठ करके उनको भी नहीं समझाया, अपने को समझाया। और अपने को समझाया कि देखो वो बुजुर्ग हैं, एज के कारण भूल जाते हैं, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है। उनको अगर आप समझाते समझाते थक जाते, पर शायद चेंज नहीं आता। पर आपने अपने को समझाया तो कितनी देर लगी? हार्डली एनी टाइम। हार्डली एनी टाइम, दैट इज द मैजिक। हार्डली एनी टाइम लगता है। आपने अपने को समझाया, ये मन बच्चा आपकी सुनना शुरू कर देता है। अब वही सीन जो हर दिन एजिटेशन क्रिएट कर रही थी, इरिटेशन क्रिएट कर रही थी, वही अभी आप उस सीन में आप पीसफुल रह सकते हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू विद एवरी सिचुएशन। यस, बट आई थिंक कि उसके लिए हम लोगों को मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है टू मेक आवर माइंड पावरफुल, राइट? क्योंकि जैसे ही मेडिटेशन में पहले बैठते थे तो 10 काम भी याद आ जाते थे। अरे इसने वो नहीं किया, अरे उसको उधर भेजना है, अरे इधर करना है। मतलब फिर मैंने बोलती थी क्या मेडिटेट से मतलब है कि इतने काम पड़े हुए हैं, और वो उसी समय क्यों याद आते जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, वो मुझे पूछना है। वो उसी समय याद नहीं आते हैं। क्या होता है, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो हम इन्वॉल्व हैं। तो जैसे हम साइलेंस में बैठते हैं तो हमें अपनी आवाज़ सुनाई देने लगती है। अभी तक तो हम इससे बात कर रहे थे, इससे बात कर रहे थे, इससे बात कर रहे थे। तो साइलेंस में बैठते ही मुझे मेरी आवाज़ सुनाई देने लगती है, तो वो 10 काम भी याद आते हैं, तो आने दो, कोई हर्जा नहीं है। कम से कम बैठ करके मैंने पहला रिश्ता अपने साथ जोड़ा तो सही। और इस रिश्ते में जोड़ने से मुझे ये तो समझ में आया कि मेरा मन बुद्धि कितनी भाग रही है, जो पहले मुझे रियलाइज भी नहीं होता। सी इनिशियली व्हेन वी सिट विद आवरसेल्व्स, हमें ये रियलाइज होता है कि हमारा मन बुद्धि किधर 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 भाग रहा है, विच इज ओके। अगर आप किसी छोटे बच्चे को बहुत लंबा समय डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा? जैसे वो छोटा बच्चा होता है, आप उसे पढ़ने के लिए बिठाओ, फिर वो क्या करता है?
थोड़ी देर के लिए आप उसको बिठाओ, नहीं बैठना है, डोरबेल बजती है, सबसे पहले उठकर कौन जाता है? फिर आप उसको कहते हो ना नहीं तुम्हें अभी आधा घंटा पढ़ना है, फिर कुछ होगा वो भागेगा, पर आप उसको डिसिप्लिन करते हो, डिसिप्लिन करते हो, डिसिप्लिन करते हो। तो ये भी अंदर में एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, हमने इसको कभी डिसिप्लिन किया ही नहीं, डिसिप्लिन किया ही नहीं, और उसको कह दिया ये बंदर है, चंचल है, फलाना है। लेकिन ये तो बहुत आज्ञाकारी बच्चा है, आप इसको जैसे जैसे डिसिप्लिन करेंगे ये आपके अकॉर्डिंग चलेगा। अब समझो साइलेंस में बैठ के क्या करना होता है, मेडिटेट हम कर रहे हैं, हमें सिर्फ साइलेंस में नहीं बैठना होता। समझो आपने मॉर्निंग में आज आपने एक उदाहरण दिया कि आपने मेड से बहुत लविंगली बात करी, पर समझो किसी के ऊपर आपको गुस्सा आ गया, या आपने किसी से रूडली व्यवहार किया, या आपने किसी को क्रिटिसाइज कर दिया, या कुछ भी आपने ऐसा किया जो आपको साइलेंस में बैठकर एकदम रियलाइज होगा कि ये गलत है। साइलेंस एक ऐसी लैंग्वेज है कि जैसे आप साइलेंस में बैठेंगे, अगर कुछ हमारे से गलत किया हुआ होगा तो हमारी कॉन्शियंस क्या करने लगती है? प्रिक करने लगती है। कामों में लग जाएंगे तो शायद फील नहीं होगा, पर साइलेंस में रियलाइज होता है कि नहीं होता है कि मेरे से गलत हुआ। अब साइलेंस में बैठकर अपने से पूछना चाहिए कोई दूसरा तरीका है? ये कॉन्वर्सेशन हम अपने साथ कर रहे हैं, जैसे सबके साथ बात करते हैं ना, ऐसे अपने से पूछते हैं कोई दूसरा तरीका है? अगर कोई दूसरा तरीका है तो उस दूसरे तरीके से करते हुए देखें, उस व्यक्ति से दूसरे तरीके से प्यार से लविंगली बात करते हुए देखें, उसी सीन में अपने को अलग रिस्पॉन्स देते हुए देखें, क्योंकि वो जो आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं वो आप एक नया संस्कार बना रहे हैं, आप साइलेंस में एक नया संस्कार बना रहे हैं, और दोबारा अगर आपके सामने सेम सीन आएगी तो आपका रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। अगर आपने ये काम नहीं किया, आपने ये इनर वर्क नहीं किया, तो फिर वो सीन आएगी, फिर वो पहले वाला रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो मेडिटेशन इज हैविंग अ रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। पहला रिश्ता हम खुद के साथ जोड़ते हैं, हम इनवर्ड जाते हैं, हम देखते हैं हमने सारे दिन में, जैसे वो एक बिजनेसमैन होता है, वो रात को दुकान का शटर बंद करके भी अपना बही खाता देखता रहता है ना, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ कि प्रॉफिट, देखता है कि नहीं देखता? ऐसे एक मेडिटेटर जो होता है ना, वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करता है, मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया। एक ही क्वेश्चन अपने को पूछ लें, मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया? क्योंकि अगर आपने किसी को भी दुख दिया होगा तो जिसका मन दुखी होगा वो हमारे बारे में कुछ सोचेगा कि नहीं सोचेगा? अगर वो हमारे बारे में बहुत अच्छा नहीं सोच रहा है तो वो जो सोचेगा उसका वाइब्रेशन मेरे तक पहुंचेगा, और बाहर सब कुछ ठीक होगा तो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कितनी बार आप बैठे होंगे, कोई पूछेगा क्या हुआ, आपको लगेगा बाहर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर में एक अजीब सा खालीपन या अकेलापन होगा, क्योंकि उसका वाइब्रेशन आपको खाली कर देगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग हमारे से खुश होने चाहिए, संतुष्ट होने चाहिए। अगर हम अपनी पोजीशन के कारण किसी को भी थोड़ा डोमिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो हमारे कारण दर्द में है, तो उनका वाइब्रेशन हमको खाली कर देगा। इसलिए आप मॉनेटरी लेवल पर कई बार बहुत सक्सेसफुल होंगे, पर अंदर से आपको फील होगा कि मैं बहुत कंटेंट नहीं हूँ, हैप्पी नहीं हूँ। इससे एक सवाल रोज अपने से पूछना चाहिए, मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया? ये रिलेशनशिप में जो ब्रेकअप होते हैं वो कैसे हैंडल करें? बिकॉज उस टाइम पे बहुत ही लो फील होता है और बहुत ही अजीब फील होता है, या तो इंसान कहीं बाहरगांव भी चले जाता है तो भी ऐसा लगता है हाय राम क्या हो गया, तो वो कैसे हैंडल करें? ब्रेकअप तो मना बहुत एक्सट्रीम तक हम पहुंच गए ना। सी रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप इज अबाउट, इफ यू हैव रीच्ड दैट लेवल कि अगर ब्रेकअप हो रहा है, सो देयर माइट बी सो मच दैट मस्ट हैव हैपेंड उस रिलेशनशिप में जो हम ब्रेकअप पर पहुंचे। सो अभी ये तो डिफरेंट सिचुएशन है कि क्यों आप उस एक्सट्रीम तक पहुंचे कि यू हैव डिसाइडेड टू पार्ट वेज। पर एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए 2 नियम अगर हम अपना लें, ज़्यादा भी नहीं, 2 चीज़ें सिंपल करने के लिए। कोई भी रिलेशनशिप है, अगर वो रिलेशनशिप उस लेवल पर भी पहुंच गई है कि आपकी बातचीत भी नहीं हो रही है, बहुत फ्रैक्चर्ड हो गई है, बहुत समय से बात किसी के साथ बंद हो गई है, हस्बैंड वाइफ है, बच्चा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पहला रिलेशनशिप वो है जो हम दूसरे के बारे में सोचते हैं।
इसको अंदर में गांठ बांधनी पड़ेगी। ये वो नहीं है जो हम दूसरे के साथ कैसे बोलते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं। आज सुबह ही हम लोग कुछ सेवा कर रहे थे और किसी का फ़ोन बजा, तो जो कोई मेरे साथ था उसने बोला, जो उसका संकल्प था पहला, सुबह से फ़ोन कर करके ना दिमाग ख़राब कर दिया। दैट वाज अ थॉट जो था। और फिर फ़ोन उठा करके कहा, हाँ जी भैया क्या काम है, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। तो जो एक थॉट पहले था, जो अंदर में थॉट आया सुबह से फ़ोन कर करके मेरा, अब ये थॉट था और उसके अगले सेकंड ही फ़ोन उठा करके कितना इतना प्यार से बात किया कि कोई सोच भी नहीं सकता कि वो थॉट क्रिएट किया होगा। हाँ जी भैया क्या काम है। अब आपको क्या लगता है वो दोनों में से पहुंचा क्या होगा पहले? जो सोचा हमने वो रेडिएट होता है उस तक कि नहीं होता होगा? आप पहले क्या पिकअप करते हैं? जैसे आप किसी के घर में भी जाओ, तो कभी कभी आप किसी के घर में जाओ ना, तो वो बहुत प्यार से आपको कहते हैं, अरे आप आए, बहुत खुशी हुई, अंदर आओ। पर आपको देख के पता चल जाता है ये हमें देख करके खुश नहीं हुए। होता है ऐसा कभी कि नहीं होता? बिकॉज वो आपको बहुत प्यार से वेलकम कर रहे हैं, पर अंदर में वो सोच रहे हैं कहाँ से आ गए, संडे शाम को फ़ोन नहीं करके आना चाहिए, ऐसे कोई बिना बताए आता है। दैट इज़ देयर थॉट प्रोसेस। तो रिलेशनशिप में आजकल ये बहुत हो गया है, हम सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, और हम सोच बहुत नेगेटिव रहे होते हैं, क्रिटिकल रहे होते हैं, जजमेंटल रहे होते हैं। वो रिलेशनशिप साइलेंस में हमारा ख़त्म हो गया होता है। और हम कहते हैं इतने प्यार से तो बात करते हैं, इतना सम्मान तो इनको देते हैं, हर बात तो इनकी मानते हैं, लेकिन नहीं। सो एक लॉ अपना लें कि रिलेशनशिप इज़ नॉट व्हाट यू से टू द अदर पर्सन। आपकी फीलिंग्स और थॉट्स अगर उसके लिए अंदर में प्योर हैं, और कभी कभी आवाज़ अगर थोड़ी सी ऊपर हो भी गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप करके देख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 मिनट बाद वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने सारा दिन नेगेटिव सोच लिया और फिर बात करते करते अगर जरा से भी आवाज़ ऊंची हुई, तो वो फटेंगे वहाँ से। और आप कहेंगे इतना क्या फटने की ज़रूरत है, इतना क्या रिएक्ट करने की ज़रूरत है, इतने प्यार से तो मैंने इनको कहा। होता है ऐसा कि नहीं होता? लेकिन जो वो बर्स्ट होते हैं ना, वो एक लाइन का बर्स्ट नहीं होता है। वो जो सारा दिन में हमने नेगेटिव सोचा होता है और वो वाइब्रेशन उन तक पहुंचा होता है, उसका वो बर्स्ट होता है। सो द फर्स्ट लॉ इज स्टार्ट थिंकिंग राइट अबाउट दैट पर्सन। आपकी बात भी नहीं उनके साथ हो रही ना, यहाँ पर अपने मन को कह दो ये रिश्ता मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसकी मुझे बहुत वैल्यू है, इसको मुझे किसी भी हालत में ठीक करना ही है। यहाँ से उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर। अपोलोजाइज भी करना है ना, तो बोल के लेवल पर बाद में करना, क्योंकि आप बोल के लेवल पर करेंगे तो ईगो क्लैश होगा। लेकिन थॉट के लेवल पर करना शुरू कर देंगे तो क्या ईगो क्लैश होगा? आपका वाइब्रेशन तो उनको पहुंचना ही है। आप कोई भी चीज़ 3 दिन 4 दिन थॉट के लेवल पर करो, फिर बोल के लेवल पर आओ, तो आप देखेंगे कि जैसे कोई बीज आप बो देते हो, तो उसके बाद उसका फल तो निकलना ही है। तो थिंकिंग राइट फॉर समबडी इज सोइंग द राइट सीड। दूसरा लॉ एक तो ये है, थिंक राइट, जिसके बारे में भी चाहे वो कैसा भी आप अच्छा सोचो। और दूसरा है रिलेशनशिप जो खराब होती है, अगेन रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस चाहिए। हमारे साथ उल्टा हो जाता है कि एक समय के बाद रिलेशनशिप में हमें सामने वाले से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। दो आत्माएं अलग अलग हैं। फिजिकल लेवल पर भी आप देखो ना, दो कल्चर, दो रिलीजन, दो के पहनने का तरीका, खाना जो पसंद है, वो सब इतना अलग अलग होता है कि नहीं होता? आप दोनों सिस्टर्स हैं, सेम है कि अलग अलग हैं? बहुत अलग। टोटली अलग है। तो एक घर में एक पेरेंट की अपब्रिंगिंग में रहने के बाद भी टोटली अलग है, राइट? तो जब हम किसी से मिलते हैं तो वो भी टोटली क्या होने वाला है? अलग है। पर हमें लगता है कि वो टोटली अलग थोड़ी ना, वो तो मेरे जैसा होना चाहिए। और जैसे जैसे हम रियलाइज करते हैं कि ये मेरे जैसा नहीं है, मुझे तो इतनी सफाई पसंद है और ये तो कहीं भी कुछ भी रख देता है। मैंने तो 5 बजे का टाइम दिया था, ये तो मैं 5 बजे, ये 5:30 आता है और इनको फर्क भी नहीं पड़ता कि ये 5:30 आते हैं। तो मेरे और उनके संस्कार बहुत क्या होने वाले हैं? नहीं, क्लैश जरूरी नहीं है, क्लैश इज अलग होने वाले। अब पहली चीज ये चाहिए होती है कि हम दूसरे के अलग संस्कारों को सिर्फ एक्सेप्ट करें, राइट है रॉन्ग है उसमें भी नहीं जा रहे,
सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि दोनों की अपब्रिंगिंग, पास्ट, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, सब कुछ अलग रहा है। जब सब कुछ अलग रहा है तो दो जने बिल्कुल अलग होने हैं। बट एक मिनट, इन दोनों के अलग हैं क्योंकि ये लोग अलग अलग हैं। हम दोनों तो एक ही साथ पैदा हो, मतलब एक साथ तो नहीं हुए, एक ही घर में हुए हैं, फिर भी हम लोगों का मतलब इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि आप दोनों बॉडी नहीं है, आप दोनों सोल्स हैं जो एक लंबी जर्नी पर है। फॉर एग्जाम्पल, आज कोई सोल है, वो अभी फ्लड आया, आपने देखा, थोड़ा फ्लड के थोड़े थोड़े सीन थे, बहुत ज़्यादा नहीं, पर उसमें हमने ये सुना 10-12 लोगों ने, किसी ने डूबकर शरीर छोड़ दिया, कोई लैंडस्लाइड हुआ, किसी की गाड़ी उसमें दब के हो गई। तो ये उसके एक्सपीरियंसेस हैं। समझो एक आत्मा ऐसे शरीर छोड़ती है, फिर वो एक नेक्स्ट कॉस्ट्यूम लेती है, तो उस आत्मा को नेचुरली किससे डर लगेगा? पानी से। अब आप दो डिफरेंट सोल हैं, आप स्विमिंग चैंपियन हो सकते हैं और उनको पानी से डर लगेगा, तो आप कहेंगे हमारे पेरेंट्स सेम है, अपब्रिंगिंग सेम है, ये इतना फर्क क्यों है इसको? और आप उसको कहेंगे ये कोई डरने की चीज़ है, पानी से भी कोई डरता है, पानी से भी कोई डरता है। लेकिन उसकी सोल में कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जिसके कारण आप दोनों डिफरेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस जन्म में किसी ने बहुत धोखा दिया, मेरा कोई बिजनेस पार्टनर था, उसने मुझे चीट किया, मैंने किसी के ऊपर ट्रस्ट किया था, उसने मुझे चीट किया, फिर मेरी वाइफ ने भी चीट किया। मैंने 2-3 बार ये एक्सपीरियंस कर लिया कि ट्रस्ट करो तो लोग क्या करते हैं? चीट कर लेते हैं। उसके बाद मेरा ये कॉस्ट्यूम छूट जाता है, सोल आगे चली जाती है जर्नी पर, नया कॉस्ट्यूम ले लेती है, साथ में क्या लेकर के जाती है? आप अपने पेरेंट को पूछना, जब आप दोनों का बर्थ हुआ था तो छोटे में भी आप दोनों सिमिलर थे कि अलग थे? व्हेन यू आर बोर्न, नर्स आपको बता देगी कि ये बच्चा बहुत हंसता रहता है, ये बच्चा बहुत शांत है, ये बच्चा तो सारा दिन रोता रहता है। तो जन्म से भी संस्कार दिखाई देने लगते हैं कि नहीं? किनके घर में एक या एक से ज्यादा बच्चे हैं, 2-3, वो हाथ खड़ा करें। राइट, एट द बर्थ उनके संस्कार सेम थे कि अलग अलग थे? अलग अलग होते हैं कि नहीं होते? वो डिफरेंस आपको दिखाई देता है बर्थ से ही। अभी तो उन्होंने कोई कर्म नहीं किया, कोई स्कूलिंग नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, कोई नया एक्सपीरियंस नहीं, कोई फैमिली का एनवायरनमेंट, कुछ नहीं, लेकिन बर्थ से भी वो दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि पीछे जो जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो सोल ने कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर इस बर्थ में मैंने ऑनेस्टी का संस्कार डेवलप कर लिया, एंड इवन इफ आई लीव दिस कॉस्ट्यूम और मैं आगे जाऊं, मैं बहुत ऑनेस्ट होने वाली हूँ, और लोग कहेंगे इतना ऑनेस्टी अच्छी नहीं है, आप इतना ऑनेस्ट रहेंगे तो लोग आपका फायदा उठा लेंगे, पर मुझे लगेगा नहीं, मैं तो हूँ ही ऐसे, आई एम नॉट ट्राइंग, आई एम लाइक दिस। तो क्योंकि आप दोनों एक ही घर में हैं, लेकिन आप सिर्फ ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन बीइंग हैं, एक एनर्जी है, आप एक सेट ऑफ संस्कार लेकर आते हैं, और आप जब जाएंगे तो भी अपने सेट ऑफ संस्कार लेकर के जाएंगे। तो रिलेशनशिप में अगर हम एक्सेप्टेंस नहीं रखें, पहला एक्सेप्टेंस, अब ये ज़रूर समझना, एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला जो करता है वो राइट है। एक्सेप्टेंस का मतलब सिर्फ ये है कि अभी किसी कारण से अगर उनको पानी से डर लग रहा है तो कोई राज होगा, अगर ये अभी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं तो कोई कारण होगा। आई कैन जस्ट एक्सेप्ट देम द वे दे आर टुडे। जो हम देखते ही लोगों को जज कर देते हैं ना, ये अजीब है, ये स्ट्रेंज है, ये वियर्ड है, ये ऐसा है, वो नहीं, वो रिलेशनशिप को फ्रैक्चर करता है। एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट एक ऐसा पावरफुल वाइब्रेशन है जो आप किसी के भी फिर संस्कार को चेंज कर सकते हैं, पर हम वो एफर्ट नहीं डालते हैं कि हम दोनों जैसे हैं हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करें और फिर एक दूसरे को वो वाइब्रेशन दे कि दोनों अपना बेटर वर्जन बन सके। हम मेजॉरिटी टाइम्स रिलेशनशिप में एक दूसरे को देने के लिए नहीं जाते। कितनी बार हम रिलेशनशिप में देने के लिए जाते हैं? हम रिलेशनशिप में हम जाते ही रिलेशनशिप में क्यों हैं? क्या चाहिए हमें वहां से? प्यार चाहिए, और क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए, खुशी चाहिए। तो अब दोनों घर में ऐसे खड़े हो जाते हैं। ऐसा हाथ किसका होता है? लेने वाले का। दो भिखारी खड़े हो जाएं और सारा दिन मांगते रहें,
तो कितना समय एक दूसरे के साथ रहेंगे, फिर ब्रेकअप तो होना ही है। फिर आप सोचते हैं मैं उसके पास जाऊँ ना जहाँ से मुझे कुछ तो मिले। सो अ पॉइंट कम्स व्हेन यू से व्हाई शुड आई लिव इन दिस रिलेशनशिप, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। ब्रेकअप पॉइंट वो हो जाता है जब आप कहते हैं मैं क्यों ना हूँ इस रिश्ते में, मुझे इस रिश्ते में कुछ मिल ही नहीं रहा है। रिश्ता मिलने के लिए था ही नहीं, रिश्ता तो देने के लिए था, मिलने के लिए था ही नहीं। तो अगर हमारा वो लॉ ही चेंज हो गया, जो रिश्ता देने के लिए था वहां से हम लेने लगेंगे, तो एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा कि आप कहेंगे मुझे कुछ नहीं मिल रहा, लेट्स मूव ऑन टू अनदर पर्सन। फिर थोड़े समय के लिए, बिकॉज इनिशियल 6 मंथ सब अपने बेस्ट पर होते हैं। आप इनिशियल 6 मंथ्स देख लो, आप लेते नहीं हो। इनिशियल 6 मंथ्स आप क्या करते हो, उनको क्या पसंद है वो बनाएंगे, उनको जो अच्छा लगता है वो करेंगे, उनको जहाँ जाना है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं। उसके बाद मैं आपके साथ गया था तो आपको भी आना चाहिए ना, मैंने आपके लिए वो किया था तो आपको भी करना चाहिए ना। तो वो एक्सेप्टेंस सटनली किस में चेंज होने लग जाती है, एक्सपेक्टेशन। अब आप एक बात बताएं कि जैसे धोखेबाजी होती है, लाइक यू नो आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया, या मेरी म्यूजिक की लैंग्वेज में बोलती हूँ कि ऐसे कई गाने हैं जो मैंने और पिंकी ने बनाए हैं, मैं नाम गानों के नहीं दूंगी, बट काफ़ी हिट गाने हैं कि जो हमने खुद, जिसके लिरिक्स भी लिखे हुए हैं। हमारे साथ एक है भवन, उन्होंने लिखे थे लिरिक्स और हमने ट्यून बनाई थी, सारे गाने तो सुपर हिट चल रहे हैं। और मुझे तब पता चलती है जब वो गाने रिलीज हो जाते हैं और मेरी गलती से उंगली पड़ जाती है इस पे इंस्टाग्राम पे, तो खुल जाता है और वही गाना बजता है। तब उस समय मेरी मेंटल सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, मतलब अरे ये तो मेरा गाना है, ये कैसे रिलीज हो गया। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, सुपर हिट है तो आपकी कैसी होनी चाहिए। नहीं पर एक बार नहीं हुआ, 4 बार हुआ, और जिसमें मेरा नाम भी नहीं है। नाम चाहिए था नहीं। तो खुशी होती। एक्चुअली यस, इट्स नहीं वो इसमें क्या है, उसमें हर्जा क्या है। नहीं उसमें इतनी मेहनत करते हैं एक गाना बनने में, कंपोज करने में या लिखने में या ट्यून करने में, उसमें बहुत मेहनत जाती है। और मैं नहीं बोल रही क्रेडिट चलो मत दो, लेकिन आप एटलीस्ट इन्फॉर्म तो कर देते। वो इन्फॉर्म भी नहीं किया, मैं गाना ही सडनली देख रही हूँ कि वो पिक्चराइज होके आ गया है, रिलीज हुआ। आपको ऐसा लगता है कि जो मेहनत हम करेंगे सच्चे दिल से उसका फल मिलता ही है। हाँ, ने डिटैच होकर के हम सोचें हर एक कि अगर जो मेहनत हम करते ही हैं उसका फल हमें मिलता ही है कि नहीं मिलता है। मिलता है। ऐसा हो सकता है कि अगर आज नहीं तो थोड़े समय के बाद मिले। जो बहुत सुंदर कई लाइनें हैं, समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसको मिला है, तेरा है वो तुझे मिलेगा और ना कोई छीन पाया है। बट ये तो मेरा था लेकिन मुझे मिला नहीं, और एक बार नहीं 4 बार हुआ। फिर अच्छा कभी ऐसे हुआ है, कभी ऐसे हुआ है ऑनेस्टली बताना कि आपने मेहनत बहुत नहीं करी पर आपको जीवन में लगता है कि मुझे उस किसी भी चीज में मेहनत कम करी है लेकिन सफलता ज्यादा मिली है। कभी ऐसा हुआ है, कोई सॉन्ग ऐसा, या कभी भी मेहनत जितनी करी। हाँ ना, मैंने नहीं, क्योंकि नहीं, वो नहीं, बोल रहे नहीं, ना हुआ है, honestly। क्योंकि मेहनत देखो, मेहनत वो भी बहुत करती है, मैं भी बहुत करती नहीं हूँ। नहीं, कभी ऐसा हुआ है कि मेहनत हमने जितनी मेहनत करी लेकिन उससे सफलता कहीं गुना ज्यादा मिली। मैं सोच रही हूँ क्योंकि मेरी मेहनत इतनी सारी होती है सोचो कि मुझे उस पूरे टाइम में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी ऐसा हमारे साथ होता है कि हमने मेहनत कम करी है लेकिन सफलता ज्यादा मिली है। किसके साथ कभी ऐसा हुआ है? हाँ एक्चुअली मेरे साथ मेरे पहले गाने में हुआ है, पर मेहनत मैंने की थी, कम नहीं की थी, पर सफलता मेहनत से सफलता ज्यादा। तो बहुत ज्यादा मिली। तो आपने ऐसा क्यों नहीं कहा कि पता नहीं किसका क्रेडिट मुझे मिल गया है? नहीं पर वो तो मेरा ही था। कभी कभी देखो, वहां तो हम कहते वो मेरा ही था। मैंने इतनी मेहनत करी तो इतनी सफलता मिलनी चाहिए थी, पर मैंने इतनी मेहनत करी और मुझे 100 टाइम्स ज्यादा भी सफलता मिली तो मैंने कहा ये मेरा ही था। एक्चुअली में जो मेरा है वो मेरे पास ही आना है, वो आपका ही था। आपका किसी के पास जा भी नहीं सकता है। लेकिन अगर आज आपको लगता है कि आपने कोई मेहनत करी और सारी सफलता किसी और को मिल गई, तो वो आपकी मेहनत की नहीं मिली है, उनके कोई पास्ट का उन्होंने बीज बोया है जिसका फल आज उनको मिला है। ओके। जिसको जो सफलता मिल रही है वो उसके कर्म का फल है।
तो ऐसा था क्या कि मैंने उसकी सफलता उस टाइम पे ले ली होगी, नहीं, तो मेरे मतलब बिल्कुल मैंने ऐसे किसी से नहीं कुछ था। लिया होगा तो वो मेरा बार्टर चला गया। नहीं, नहीं। आपने जो किया है वो आपको मिलना है, उन्होंने जो किया है वो उनको मिलना है। अगर आपको 1% लगता है कि उनका जो तरीका है वो गलत है, उनका जो मीन्स है वो रॉन्ग है, उन्होंने फ्रॉड किया है, आज उन्होंने वो वाला कर्म का बीज बोया है, हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर ये फैक्ट है कि अगर ये गलत बीज बोया है तो आज नहीं तो कल वो वाला फल भी लौट कर आएगा। मेरे कर्म से मेरा भाग्य, उनके कर्म से उनका भाग्य। मुझे अपना कर्म करके बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए, जो गीता में भी कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो। कुछ समय पहले आई थिंक आपके व्हाट्सएप पर भी ये सुंदर सा कोट लगा हुआ था कि समय से पहले अगर कोई चीज़ की अगर इच्छा रखें तो दुख होता है, क्योंकि समय पर वो चीज़ आपको मिलनी ही है, आपका कोई दूसरा छीन नहीं सकता। ये कर्म का लॉ है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन करके भूल जाना चाहिए, उसने आना ही है। इसीलिए कभी कभी जब मेहनत करके बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है तो वो भी कोई पीछे के बहुत सत्य कर्म होते हैं जिसका वो फल निकल कर आता है, पर तब हम कभी नहीं कहते कि मुझे इतनी सफलता क्यों मिली। हम कहते मेरी ही किसी नेकी के, मेरे ही किसी पुण्य कर्म के, मेरी ही किसी दुआ का फल है, विच इज़ द ट्रूथ। लेकिन अगर आज मेरे साथ कुछ गलत हो जाता है तो वो भी हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर गलत होता है, एक एक फल नहीं निकला तो हर फल एक ही समय पर नहीं निकलता है। किसी का बीज आप बो 6 महीने में फल निकल जाता है, आम का बीज आप बो फल निकलने में 4-5 साल भी लग जाते हैं, लेकिन फल जरूर निकलेगा। इस पर फेथ होना चाहिए कि एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन आता ही है, फल जरूर मिलेगा। लेकिन अगर कुछ मेरे साथ गलत होता है तो वो भी मुझे कहीं एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि वो भी हो सकता है कि कोई कर्म ठीक नहीं है, जिसका कोई गलत इस समय पर वो भाग्य के रूप में आया है। जो हम करते हैं, चाहे संकल्प के लेवल पर, बोल के लेवल पर, कर्म के लेवल पर, उसको कर्म कहेंगे। माना जो एनर्जी हमारे से यहाँ फ्लो हो रही है, जो रिटर्न में हमारे साथ होता है, किसी ने हमारे साथ कुछ किया, जो वहाँ से एनर्जी लौट करके आएगी, उसको हम कहते हैं ये भाग्य है या डेस्टिनी है या लक है। अगर कभी भी हम जीवन में कहते हैं कि मेरी डेस्टिनी ठीक नहीं है या भाग्य ठीक नहीं है, वो केवल एनर्जी लौट करके आ रही है, आप उस समय कुछ नहीं कर सकते। हमें उस समय हम कहते हैं ना मेरे साथ ऐसा क्यों, उस समय नहीं कह सकते। जिस समय कर्म कर रहे हैं उस समय ऐसे कहना चाहिए मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो मेरा हर कर्म भगवान की श्रीमत के अनुसार होना चाहिए, हर थॉट प्योर होना चाहिए। अगर मेरी सफलता भी किसी के पास चले जाए ना, तो भी उस समय बैठ करके बोलो भगवान इसको बहुत सफलता मिले, क्योंकि ज़रूर इसके ही कर्मों का कोई श्रेष्ठ फल है। उस समय भी अगर आपने गलत सोचा तो आपने अपने कर्मों को लकीर लगाई है, उसका नुकसान नहीं किया। बिकॉज मेरे कर्म से मेरा भाग्य, उसके कर्म से उसका भाग्य। अगर मैंने किसी के बारे में गलत सोचा, मैंने किसी के बारे में गलत बोला, या मैंने किसी के साथ गलत किया, तो मैंने अपने फ्यूचर में गलत नोंद दिया है। अगर आपको लगता है आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप यहाँ गलत सोचो नहीं, बोलो नहीं, खुद गलत करो नहीं, पर आप बाहर से अगर आपको कोई मदद चाहिए, लीगल मदद चाहिए, कोई आपको आपकी कोई, ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी करे हम उसको रहने दें, पर वी शुडंट थिंक रॉन्ग अबाउट दैम। We lose our peace of mind. We become bitter. Yeah, I lost it for a day, but then I was back to normal. But if you still feel कि अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया है, फ्रॉड किया है, धोखा दिया है, तो जो राइट मीन्स बने हुए हैं उसको करने के, कोई आपकी प्रॉपर्टी के साथ कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो जो लीगल ये क्यों बने हुए हैं, लॉज किस लिए बने हुए हैं, ये सारा का सारा सिस्टम क्यों बना है, आप उसकी मदद लें। लेकिन आप मुझे बताएं कि उसके बारे में गलत सोचने से आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। उसके बारे में किसी और के साथ गलत बोलने में आपको क्या मिलेगा? नहीं, मेरा ही पीस ऑफ माइंड जाएगा। तो अपने पीस ऑफ माइंड को रख करके बाहर जो करना है करें, और अंदर में ये भी आदत रखें कि आपने अगर राइट किया है, सी रिमेंबर दिस, इफ यू डू राइट, राइट विल हैपन टू यू टुडे टुमारो। कभी भी अगर आपने सही किया है तो आपके साथ सही होना ही है, इस पर बहुत विश्वास होना चाहिए, और उसके बाद अपने मन को फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तेरा हो गया सर?
मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप हमको गाइड कीजिए। हम 10 मिनट स्टेज पे जाने से पहले परमात्मा को याद करते हैं, तो हम गाते वक्त फास्टिंग में होते हैं नवरात्रि में, तो हम क्या वाइब्रेशन अपनी आवाज़ के थ्रू ऑडियंस में पहुंचाएं कि उन लोग का भी भला हो, उन लोग की भी परेशानियां दूर हो। और मीन्स उस टाइम पे हम बहुत सात्विक होते हैं, तो हम लोग जो भी शब्द निकालें उनके कान तक जा रहा है, जो अच्छा हो उन लोग के लिए। सबका मतलब भला हो। कैसे होता है ना कि वाइब्रेशन जब आप भेज रहे हैं तो हम लोगों को परमात्मा ने एक आशीर्वाद रूप दिया है, जरिया दिया है कि हम गाने के थ्रू वो लोग सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो मे बी हम लोग अगर मेहनत करनी है, हम लोग करने को तैयार हैं। जैसे मेडिटेशन भी मैं कर रही हूँ, ये भी कर रही हैं, तो वो वाइब्रेशन जाए कि आवाज में से जो वाइब्रेशन जाए वो सबको वो पीसफुल। You understand what I'm trying to tell you? We can connect to the audience while singing also. परमात्मा कहता है कभी भी इस स्टेज पर आने से पहले ये वाली स्टेज बनाओ। ये स्टेज पर आना बहुत ईजी है, कोई भी किसी भी स्टेज पर होता है, पर सामने वाले को आपकी आवाज़ से ज़्यादा आपके वाइब्रेशंस फील होते हैं। जो आपकी स्थिति होगी उसका इम्पैक्ट ऑडियंस के ऊपर ज़रूर पड़ेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट ड्यूरिंग नवरात्रि। अगर आप वैसे भी अपने जीवन में खुश रहेंगे, हल्के रहेंगे, आपके मन में हर एक के प्रति गुड विशेस होंगी, आपकी पर्सनालिटी के अंदर प्योरिटी होगी, तो आपकी आवाज़ में भी वो प्योरिटी आ जाएंगे। और जिससे आप जुड़े हुए होंगे उससे वो भी जुड़ जाएंगे। पहले जब संगीत होता था तो हमेशा जो संगीत होता था वो परमात्मा को याद करने के लिए होता था। पुराना आपको भी पता है, सूफी है, तानसेन के गुरु हैं, आदि आदि। वो कभी भी जो उसका जो इंटेंशन होता था वो औरों को खुश करने का नहीं होता था, उसका इंटेंशन होता था हमेशा उसको खुश करने का। अगर आप आज भी उसी इंटेंशन से गाएंगे, उसको याद करते हुए उसकी याद में गाएंगे, तो जिसकी याद में आप होंगे सुनने वाले भी उसकी याद में चले जाएंगे। जो आपकी अंदर की स्थिति होगी उसका रिफ्लेक्शन उनके ऊपर ज़रूर पड़ेगा। ये हम कॉन्शियसली नहीं कर सकते, ये नेचुरली होता है। What you are within will automatically get reflected outside। जैसे एक्टर्स होते हैं ना फिल्म के लाइन में भी, अगर सेम डायलॉग 3 एक्टर को दे दिया जाए तो उनकी परफॉर्मेंस सेम होगी कि अलग होगी? डायलॉग सेम है लेकिन तो भी परफॉर्मेंस अलग इसलिए होगी कि हर एक्टर की जो इनर पर्सनालिटी है वो उसकी डिलीवरी में ज़रूर आएगी। ऐसे सब गीत गाते हैं लेकिन वो सेम नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी इनर पर्सनालिटी है वो आपके गीतों में 100% रिफ्लेक्ट होगी। और फिर क्या होगा, एक है कि आप कोई गीत गाते हैं और लोग अप्रिशिएट करते हैं, महिमा करते हैं, लेकिन अगर उस गीत की क्वालिटी और मन अंदर की स्थिति बहुत एलिवेट हो जाएंगे ना, तो कभी कभी आप ऐसे देखेंगे लोग ताली बजाना भी भूल जाएंगे। वो इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे, उस एनवायरनमेंट में चले जाएंगे, लेकिन वो आपको दुआएं देना कभी नहीं भूलेंगे। तो सिर्फ ये इंटेंशन नहीं रखे कि तालियां बजे, लेकिन ये इंटेंशन रखे कि उस समय वो अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाएं या परमात्मा से कनेक्ट हो जाएं, या उस समय उनको कोई ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस हो कि फिर जो उनके दिल से दुआ निकलेगी। और दुआ एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम मेहनत में बहुत आगे बढ़ाती है। जो लोग बहुत आगे बढ़ते हैं वो सिर्फ अपनी कला, टैलेंट, स्किल से नहीं बढ़ते हैं। जो लोग बहुत आगे बढ़ते हैं वो दुआओं से आगे बढ़ते हैं। दुआ एक ऐसी शक्ति होती है जो परमात्मा कहता है लिफ्ट का काम करती है। आपको अगर 50वें माले पर 50th 100 फ्लोर पर चल कर जाना है तो बहुत मेहनत है, और जब तक आप ऊपर पहुंचेंगे आप बहुत थक जाएंगे, और आप 10 बार कहेंगे मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने बहुत, और आप थक भी जाएंगे और टाइम भी बहुत लगेगा। लेकिन दुआएं एक ऐसी चीज़ होती है कि उसमें मेहनत भी नहीं होती, थकावट भी नहीं होती, और आप बहुत कम समय में बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन लोगों के दिल से दुआ तब निकलती है जब लोगों को आपके गीत से कुछ सुख का अनुभव होता है। इट इज़ नॉट अ टेम्पररी एंटरटेनमेंट जो वो अनुभव करते हैं, पर इट्स अ डिवाइन एक्सपीरियंस दैट दे गेट। फिर उनके दिल से दुआ निकलती है, फिर वो अपने घर जाकर के भी कहेंगे आज जो मुझे अनुभव हुआ ना वो पहले कभी नहीं हुआ था। उनकी आवाज़ में जादू है, उनकी आवाज़ ने मुझे खुदा से मिला दिया,
वो इंटेंशन अगर एक बार आ जाती है तो आपका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। so much. दैट्स इट। नहीं, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट टाइम ऑल्सो, तो हम 2-3 मिनट के मेडिटेशन से इसको फिनिश कर, जी। है ना? आपका बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि थैंक यू सो मच एक्चुअली, क्योंकि आपने हम लोगों को काफी सारे जो कंफ्यूजन्स थे उसके आंसर्स दिए हैं कि जो अब हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। एक दूसरे के लिए वाइब्रेशन अच्छे सुधारेंगे। सी इट इज़ नॉट वेरी इजी कि हम सबके सामने अपनी लाइफ को ऐसे ओपनली बात करें, और जब हम खुद ही पब्लिक फिगर हों, लेकिन इतनी ऑनेस्टी से, इतनी ट्रांसपेरेंसी से आपने आकर अपनी बातें रखी हैं, तो मैं समझती हूँ उन्हों का भी बहुत बहुत तालियों से हम थैंक्स करते हैं। थैंक यू। It really takes lot of courage. It takes lot of courage to openly speak about the challenges we are going through. और इस प्रोसेस में आज आप फील करेंगे कि आज शायद वो ताली बजाना भूल गए हैं, पर इनमें से कोई भी आपको दुआ देना नहीं भूलेगा। थैंक यू सो मच, क्योंकि जब पहली बार मैंने बात की थी तब मुझे ये नहीं मालूम था कि भाई पब्लिक फिगर होने के फायदे भी बहुत है, नुकसान भी बहुत है, नुकसान ज़्यादा है। तो मैंने बोला मैं अपने बारे में कैसे बोलूँगी, तो उन्होंने बोला जो दिल में आएगा, जो क्वेश्चन है आप रिलेट करोगे तो बोलोगे। क्योंकि मैं अगर लिखा पढ़ा बोलती, मैंने पेपर खोला भी नहीं है, मैंने जो भी पूछा है सारा मेरे दिमाग में तो था, लेकिन पेपर लेके आई थी कि कहीं भूल गई तो उसको बेटर वे में पूछूं। लेकिन आपने जो हम दोनों के रिलेशनशिप में बताया है, इट इज़ रियली, आई एम गोइंग टू ट्राई फॉर दैट। एंड हम लोग बहुत ही डिफरेंट हैं, सुबह से लेके शाम तक, रात तक हम लोग पूरी क्रियाएं जो करते हैं, लाइफस्टाइल ही डिफरेंट है, पूरी लाइफस्टाइल डिफरेंट है, थिंकिंग डिफरेंट है। बस स्टेज पे एक चीज है कि हम लोग एक दूसरे की आंख से समझ जाते हैं क्या गाना है, कौन सा गाना है, क्या गाने के बोल है, और कौन गाएगा और कौन नहीं गाएगा, मतलब वहां तक हो जाता है। इतनी अलर्टनेस है स्टेज पे। एक चीज हमारी कॉमन है, कुंडलियां करोड़ों में दो एक साथ चलती है, जैसा हमारी चलती है। तो हम दोनों एक दूसरे के, मतलब पंडित पापा को बताते थे कि ये एक दूसरे के पूरक है। तो मैंने बोला पूरक है तो इतने सारे क्यों, शायद लेन देन बहुत रहा होगा गए जन्म का, तो साथ में इस बार आए। मैं वही बोली, डिफरेंट है लेकिन यूनिक है, और मेजॉरिटी जो आपका अकाउंट है वो बहुत अच्छा है, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। जो थोड़ा बहुत है वो भी ठीक हो जाएगा। कभी कभी हमारा फोकस उन चीज़ों पर होता है जो ठीक नहीं होती, जैसे एक दाग होगा लेकिन हमारा अटेंशन उस पर चला जाता है। हमें से कोई भी बैठ करके अगर अपनी लाइफ को देखेगा और आज लिखना शुरू करे, तो मैं समझती हूँ 95 चीज़ें तो अच्छी होंगी। इफ़ वी स्टार्ट राइटिंग अ लिस्ट, माना हम कई बार नहीं लिखते हैं, लेकिन आज आपने अभी बात में कहते कहते कहा कि भगवान का हमारे पर आशीर्वाद है, देखो आप पर ही है, हमारे पर तो हम तो अभी गाना शुरू करेंगे सब चले जाएंगे यहाँ से। नो, देयर इज सो मच जो हमें परमात्मा से मिला होता है, बहुत कुछ मिला होता है। कुछ एक दो चार चीज़ें होती हैं, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं होती, वो हमारे अंदर के कुछ संस्कार होते हैं जो दुख दे रहे होते हैं, कोई व्यक्ति नहीं दे रहा होता। हमारी अंदर की कोई वीकनेस है, हमारी कोई रॉन्ग थिंकिंग है, हमारा कोई एंगर या कंपैरिजन का संस्कार है, और रिलेशनशिप एक आईना बनता है टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ बेटर। रिलेशनशिप इज़ अ मिरर जिसमें आप अपने को और अच्छे से देख सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या है जो मुझे अपने अंदर चेंज करना है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी किसी रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट होता है, सिट इन साइलेंस, कुछ अंदर में है जिसको चेंज करना है, क्योंकि वो वही ट्रिगर आपके अंदर कर सकते हैं जो है, और आप वही ट्रिगर कर सकते हैं जो है। अगर वो चीज़ है ही नहीं तो आप ट्रिगर कैसे कर सकते हैं? सो बेसिकली आप रिलेशनशिप को अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए उसका सहारा ले सकते हैं, और आप चाहे तो अपना लोएस्ट वर्जन भी बन सकते हैं। बस इतना चेंज करना है कि नेक्स्ट टाइम फिंगर वहाँ नहीं पॉइंट आउट करनी है, नेक्स्ट टाइम अपने से पूछना है व्हाट कैन आई चेंज विद इन, कि ये जो हमारा रिश्ता है वो और मजबूत हो जाए। और उसके लिए जितना हम उससे रिश्ता जोड़ेंगे परमात्मा से, जितना हम वहाँ से लेना शुरू करेंगे, हम बाकी रिश्तों में देने वाले बन जाएंगे। क्योंकि जो सागर है प्यार का, खुशी का, मान का, हम उससे लेते नहीं हैं तो हम अंदर से खाली होते हैं। जब हम खाली होते हैं तो हम यहाँ से लेना चाहते हैं, कभी कभी वो भी खाली होते हैं, हम भी खाली होते हैं, प्रॉब्लम वो हो जाती है। आप भी उससे लो, वो भी उससे ले, हम सब उससे लें, तो फिर जब हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे
तो हम लेंगे नहीं, लेकिन हम सबको देने वाला बन जाएंगे. दैट विल क्रिएट हार्मनी इन द वर्ल्ड. कॉन्फ्लिक्ट का कारण है लेना, हार्मनी का कारण है हमारी. तो प्रकाश मणि दादी बहुत सुंदर बात कहती थी, क्योंकि हम कई बार ये सेशंस करते थे हार्मनी इन रिलेशनशिप, तो वो एक लाइन में कह देती थी, क्या हार्मनी हार्मनी पर बात करते हो, एक ने हार मानी हो गई हार्मनी. सो इट इज दैट सिंपल. इट्स एन ईगो क्लैश. ये राइट है, ये राइट है, लेकिन एक ने हार मानी, एक ने ये अंडरस्टैंड किया कि वी आर डिफरेंट. यू आर राइट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, आई एम राइट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव. वी आर नॉट रॉन्ग, वी आर जस्ट डिफरेंट. वो एक्सेप्टेंस आते ही, रिस्पेक्ट आते ही, वो हार्मनी क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी. Thank you so Thank much. you so Thank you. much. So just for 2 minutes we'll sit in meditation. 2 मिनट सभी कंफर्टेबल होकर बैठे कुछ पलों के लिए. मन बुद्धि को चारों तरफ से डिटैच करके इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं. आज हमने बहुत कुछ सुना. ज्ञान आईने का काम करता है. इस साइलेंस में अपने से पूछें, कौन सी एक चीज है जो मुझे अपने अंदर बदलनी है. बहुत समय हमने बाहर की दुनिया को चेंज करने में लगाया, लेकिन दूसरे लोग और परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है. पर हम अपने मन के मालिक हैं. हम विक्टिम नहीं हैं, हम मास्टर हैं. सबके साथ रिश्ता जोड़ने से पहले एक सुंदर सा रिश्ता अपने साथ बनाए और अपने को प्यार से समझाएं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे मन की शांति, खुशी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है. मुझे अपना ध्यान देकर दूसरों का ध्यान देना है. अगर मैंने अपने को शक्तिशाली नहीं बनाया तो दूसरे की बीमारी मुझे लग जाएंगी. दूसरों को एम्पावर करने से पहले मुझे अपने को एम्पावर करना है. आज ये संकल्प करें कि एक नई शुरुआत करेंगे. हर रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालेंगे कि हम पहले अपने को एम्पावर करें, दूसरों की नेगेटिविटी से डिटैच्ड रहें और सबके प्रति बहुत बहुत लविंग रहें. हमें किसी से किनारा नहीं करना, लेकिन न्यारा और प्यारा रहना है. हमें अपने जीवन की यात्रा को एंजॉय करना है और हम तभी एंजॉय कर पाएंगे जब हमने अपना ध्यान रखा होगा. तो आज से एक नई शुरुआत करें. A new beginning. ओम शांति.
बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर्स, आपके क्वेश्चंस कितने रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल और रिलेटेबल थे, जो आई थिंक सभी के जीवन में कहीं ना कहीं हमने ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया ही होगा. और थैंक यू सो मच सिस्टर श्रेया फॉर वेरी सिंप्लीफाइड सॉल्यूशंस विच आर वेरी इफेक्टिव. हमें जीवन का एक न्यू डायमेंशन मिला है. तो ज़ोरदार एक बार तालियों से सभी सिस्टर्स का धन्यवाद. अभी हम बिंदु बहन से अनुरोध करेंगे कि वह स्टेज पर आए और हमारे प्यारे मेहमानों को रूहानी सौगात भेंट करे, सिस्टर्स को नवाजे. प्रीति जी, थैंक यू वेरी मच. हम राजेश भाई पटवा जी को भी स्टेज पर आमंत्रित करेंगे. बहुत ही सुंदर अनुभव रहा, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली.